अब शुरू होता है चैप्टर 929 ट्रू सोल बॉडी फेट। जैसे ही वो खिंचा हुआ और रहस्यमय प्राचीन हर्मेस शब्द गूंजा, जहां स्पिरिट वर्ल्ड प्लंडरर और क्लाइन खड़े थे, वहां हवा अचानक घनी और मंद हो गई। एक भ्रमिल छाया जैसे बीच हवा में तैरकर गुजरी और फिर फीकी पड़ गई। जैसे ही वो छाया छंटी, वो अदृश्य आकृति जो पारदर्शी सफेद रोब पहने थी, स्थिर होकर वहीं ठहर गई। उसके वस्त्रों पर कीड़े सी हलचल दिखने लगी। वो सुस्त, धीमा और लगभग कराहते हुआ हालत में था। इसके ठीक सामने क्लाइन की आंखों में फिर से स्पष्टता लौटी। उसके चेहरे के नीचे जो पैपल टियारा के छाया ने मांसल तंतु उगे थे, वो सब गायब हो गया। अब दिख रहा था कि ये स्पिरिट वर्ल्ड प्लंडरर ही क्लाइन के स्पिरिट बॉडी थ्रेड्स को नियंत्रित कर रहा था, या दुनिया कुछ उल्टा ही बयान कर रही थी। परंतु परिणाम चौंकाने वाला था। ऐसा लग रहा था कि क्लाइन ही उस पर नियंत्रण स्थापित कर चुका था और लगभग उसे अपने मैरिनेट में बदलने ही वाला था। फेट साइफिन चार्म ने किस्मतों का अदला बदली कर दिया। ये एक उच्च स्तर का चार्म है जिसे वर्म ऑफ टाइम के माध्यम से बनाया जाता है। ये लक्षित प्राणी की आने वाली फेट को साइफन कर लेता है और थोड़े समय के भीतर उसे अपने ऊपर थोप देता है, जिससे किस्मतों का आदान प्रदान पूरा हो जाता है। इसलिए क्लाइन और स्पिरिट वर्ल्ड प्लंडरर की परिस्थितियां बदल गईं। एक क्षण में जो मरने की ओर जा रहा था वो बच गया, और जो जीत की ओर था वो क्षणिक निराशा में गिर पड़ा। क्लाइन ने यह पुष्टि कर ली थी कि प्लंडर बुद्धिमान और मुश्किल था, शिकार करना सरल नहीं था। तब उसने अपना अभिनय चालू कर दिया, ठीक वैसे ही जैसे कोई शातिर शिकारी पीछे हटने का ढोंग करे। वो जानबूझ के प्लंडर की नियंत्रण सीमा में चला गया, उसे उकसाया ताकि निर्णायक क्षण पर फेट साइफन का उपयोग कर सके। ऐसा करने पर प्लंडर जो कुछ भी अपने शत्रु पर कर रहा था वही वो अनुभव करेगा। और अगर फेट साइफन असफल भी होता, या अगर प्लंडर की असली आत्मा बाहर नहीं आई होती, तो क्लाइंट के पास अंतिम बचाव था, सीधे समनिंग खत्म कर देना और ग्रे फॉग के ऊपर लौट आना। उस हालत में वो अपने दोनों मैरियोनेट और कुछ मिस्टिकल आइटम्स बलिदान करके अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर लेता। विचारों में खोने का समय न होते हुए भी क्लाइंट ने बिना झिझक के सी गॉड सेप्टर ऊंचा किया। डार्क ब्लू पैपल रोब हवा में फड़फड़ा उठा और गोल्डन टियारा से नीले चांदी लौए निकले। व्हाइट बोन सेप्टर के सिरे से बिजली के गोले निकलकर प्लंडरर के ऊपर बरस पड़े। सिल्वर किरणों की लहरें जगह स्थान को उज्जवल कर गईं। 1, 2, 3 क्लाइन लगातार जगमगाते बिजली के गोले छोड़ता रहा, अपनी स्पिरिचुअलिटी को बिना रोके खर्च करता रहा। आखिरकार उसने वो गर्जना सुनी जो किसी आत्मा की गहराई से निकली हो, और उसने सहज महसूस किया कि निशाना टूटकर बिखर गया है। तभी क्लाइन ने सेप्टर नीचे रखा और सिल्वर जैसी बिजली के धुएं को गायब होते देखा। उस क्षण उसका सारा स्पिरिट बॉडी कुछ इल्यूजरी सा लगने लगा। ये रूप इतना अस्थायी था कि टायरेंट ऑगमेंटेशन के बावजूद भी वो असली नहीं लगता था। बिजली बिखरते ही पारदर्शी सफेद रोब पहना वो आकृति फिर दिखाई दी। उसके शरीर से झिलमिलाती रोशनी उभरने लगी और वो दरारें खाकर तिन तिन करने वाली बबल जैसी चीजों में टूटने लगी। धीरे धीरे विघटन होने लगी थी। टायरेंट ने शिकार में कामयाबी हासिल की थी, पर उसी क्षण कैल्ड्रॉन सिटी के भीतर गहरा कंपन उठा। अचानक से कोई विशाल प्राणी जाग उठा और गर्जना उठा दी, या अनगिनत खतरनाक प्राणी एक साथ उबल पड़े हों। अवर्णनीय भाव एक ग्रेश व्हाइट वेव बनकर गहराई से ऊपर उठाई, एक ज्वार की तरह। क्या ये और स्पिरिट वर्ल्ड प्लंडरर्स हैं? नहीं, ये कुछ और भी अधिक भयानक और घृणित दिखा। किसी ऐसी सत्ता की उपस्थिति का संकेत जिसका प्लंडरर सेवक था। और कैल्ड्रॉन सिटी के कोर में, डीप पिट के अंतिम सिरे पर, वहां कुछ भी नहीं, बिल्कुल मौन, जो और भी भयानक था। क्लाइन सतर्क हो गया। उसने अपनी पार्शियल अटेंशन वहां लगाई ताकि कोर क्षेत्र की हलचल और प्लंडरर की कैरेक्टरिस्टिक के उभरने को मॉनिटर कर सके। वो विजय का आनंद नहीं ले रहा था, बल्कि शांति के किनारे बेचैन कदम रखने लगा। मीनवाइल क्लाइन ने एनजो और लडवेल को अपने पास रखा। उसने सी गॉड सेप्टर एनजो की ओर फेंका ताकि खुद की क्रोध सी हालत से निकल सके। अब वो शांत मन से आने वाले घटनाक्रम पर विचार करने लगा और सोचने लगा कि कहीं उसने कोई महत्वपूर्ण संकेत तो छूट नहीं दिया। यही सोचते उसे अचानक से एक बात याद आई। जब उसने मिस्टिकल आइटम्स को गुनगुनाया था, तो क्रीपिंग हंगर ने ट्रू क्रिएटर की प्रशंसा की थी और हिज का पूरा सम्मानजनक नाम उच्चारित किया था। हालांकि ह्यूमन स्किन ग्लव ने हमीज का प्रयोग किया था। एंशिएंट हमीज, या उन भाषाओं की बजाय जो प्रकृति की शक्तियों को हिला देती हैं, पर वो भी सैक्रिफाइसेस के संबंध में काम आया था। इसका मतलब यह भी हो सकता है कि ट्रू क्रिएटर ने क्रीपिंग हंगर की प्रशंसा सुनी और यहां उठे शोर शराबे को महसूस कर लिया। ग्रेश व्हाइट तरंग के उठने और कोर में उस भयानक प्राणी के साथ और भी खतरे थे, और क्लाइन खुद एक स्पिरिट बॉडी के रूप में वृत्त समान स्थिति में था, ना कि अपने सामान्य दशा में। ठीक उसी समय उसकी स्पिरिचुअल परसेप्शन सक्रिय हुई और उसने इंस्टिंक्टिवली कैल्डन सिटी के प्रवेश द्वार की ओर देखा। वहां की लातें टिमटिमा रही थीं और एक आकृति प्रवेश कर रही थी। आकृति साधारण लिनन रोब पहने और सिर पर चांदी के बाल थे। वो एक हैंडसम मनुष्य था,
कोमल झुर्रियों वाला चेहरा, आंखों में नरमी पर एक साई सल्यता। ऐसा लग रहा था मानो वो दुनिया की किस्मतों को एक स्पेक्टेटर की तरह देख रहा हो। उसके पीछे इल्यूजरी परतों से बने पंख जैसे रश्मियां फैली हुई थी, जिन्होंने पूरे प्रवेश द्वार को ढंक लिया। क्लाइन के दांतों के बीच लगभग फुसफुसाहट निकलती है और उसके दिमाग में शब्दों की एक लड़ी दौड़ती है। ओरोबोरोस, टेल डिवावरर, एंजल ऑफ फेट, किंग ऑफ एंजल्स। वो समय बर्बाद करने का नहीं था। क्लाइन का शरीर फैलता गया जैसे वो इनकॉर्पोरियल बन रहा हो, और उसने अपने मैरिनेट्स एंजो और लडवेल प्लंडरर के बचे हुए बबल्स और मिलने वाली कैरेक्टरिस्टिक को अपने भीतर समेट लिया। इसी समय ओरोबोरोस की सिल्वरी आंखों ने उस दूरस्थ छवि को पकड़ा। वो छवि थी पैपल टियारा और डार्क ब्लू रोब पहने हुए टायरेंट की, जो अत्यधिक दमन और तानाशाही की आभा बिखेर रहा था। अंदर ही अंदर एक धुंधला सा ग्रेश व्हाइट फॉग था जो टायरेंट के ऑरा से धुंधला पड़ा था। उसकी आंखों में एक नदिया सी जगमगाती रोशनी दिखाई दी जो टायरेंट के चारों ओर और कैल्टन सिटी के परिफेरी का चक्कर लगा रही थी। और फिर जादुई तरीके से वही स्क्वायर हाउसेज और पेल व्हाइट कॉलम्स जो लाइटनिंग स्टॉर्म से पहले बिखरे थे, पुनः उठ खड़े हुए। गीले और जले अवशेषों की जगह सब कुछ वापस उस स्थिति में आ गया जो टायरेंट के आते ही बन गया था, लगभग वैसा ही जैसे क्लाइन ने अभी अभी वहां उपस्थित किया हो। पर क्लाइन उस पॉन्टिफ पोशाक में गायब था। उसके दोनों मैरियोनेट और प्लंडर के बचे हुए बबल्स भी गायब थे। रीबूटेड सीन क्षण भर में टूटकर फिर से वीरान स्थिति में लौट आया, जैसे कुछ समय के लिए एक भ्रम जगाकर फिर मिटा दिया गया हो। टेल डिवावरर ओरोबोरोस ने लंबी निस्वाद निगाह से ये सब देखा और फिर धीरे धीरे एक कदम बढ़ाया। ऊपर उठी ग्रेश व्हाइट तरंग धीमी होकर वापस गहराई में जा धंसने लगी। ऊपर ग्रे फॉग के पार क्लाइन द फूल की हाई बैक चेयर पर थक कर धंस गया। वो इतना थका हुआ था कि एंजो और लडवेल उसे मसाज करने तक नहीं कह सका। उसने सी गॉड सेप्टर को कचरे के ढीर पर फेंक दिया था। टायरेंट कार्ड उसके सोल बॉडी से हट गया था और ब्लैक एम्परर कार्ड के पास उल्टा पड़ा हुआ था। स्पिरिट वर्ल्ड प्लंडर के बबल्स आगे तैर रहे थे और उनकी बियॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक धीरे धीरे प्रकाश के बिंदुओं से मिलकर रिस रही थी। कुछ देर विश्राम के बाद क्लाइन ने देखा कि ग्रेश व्हाइट पाउडर उस बारीक टेबल पर गिर रहा है। फिर एक पारदर्शी वस्तु प्रकट हुई, लगभग हल्की हथेली जितनी। वो वस्तु मैगेट्स के कुंडल से बनी थी, मानव जैसी आकृति, और अंदर बेरंग तरल भरा हुआ था। कभी कभी उसमें बुलबुले बनते और काले ठहरे प्रकाश की झलकियां उड़कर बिखर जाती। क्लाइन उसे ध्यान से देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, क्योंकि उस वेटलेस ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के भीतर एक और जटिल संरचना थी। उन संरचनाओं में वे अनिर्वचनीय पैटर्न और सिंबल्स थे जो ज्ञान, शक्ति, परिवर्तन, रहस्य, अजीबपन और पागलपन को एक साथ जोड़ते हुए अमूर्त नहीं रहे थे, बल्कि घनीभूत और ठोस लग रहे थे। ये देखकर क्लाइन की सिट्टी गुट्टी गुम हो गई। उसका मन लगभग टूट रहा था और उसकी आत्मा नियंत्रण खोने की कगार पर थी। ये मेरे ख्याल से स्पिरिट वर्ल्ड प्लंडरर की ट्रू सोल बॉडी ही है, उसने अवचेतन स्वर में कहा। मेरे पास जो पाउडर है, लगभग 70 ग्राम, ये मेरी जरूरत से कहीं ज्यादा है। ये मेरी उम्मीद से भी अधिक है। क्लाइन अनिश्चय से सिर हिलाता है और पाउडर को एक बॉक्स में रखता है। उस ट्रू सोल बॉडी को भी वो जंक पाइल पर फेंकता है और ग्रे फॉग से ढंक देता है। काम पूरा होते ही वो अपनी भौं पर हाथ फेरता है और आत्महासी में कहता है, अगर सी गॉड सेप्टर न होता तो मेरे ख्याल से मुझे ब्लंडर के हमले से कैल्ड्रन सिटी छोड़कर भागना पड़ता। फिर मुझे हेल्पर्स इकट्ठा करके ठोस हंटिंग प्लान बनाना पड़ता ताकि कोर क्षेत्र की अनजानी सत्ता को न जगाऊं। वो अपने आप को फटकारता है। मैं बहुत रैश था। परिणाम भले ही ठीक निकला, परंतु ये मेरे चरित्र के अनुकूल नहीं था। ये सीयर पाथवे की एक्टिंग के बिल्कुल विपरीत था। भविष्य में बाहर कभी सी गॉड सेप्टर का उपयोग कम करूंगा। वह सोचता है। प्लंडरर हंट हुआ। मिस शैरोन की मदद की जरूरत फिलहाल नहीं। कुछ दिनों में मैं उन्हें पत्र लिख दूंगा ताकि वो परेशान ना हो। पर मेरी इंट्यूशन कहती है कि मैं भविष्य में फिर कैल्डन सिटी जाऊंगा, तब शायद मुझे फिर से मिस शैरोन की हेल्प चाहिए होगी। साथ ही मुझे बिजार बेन्स की जानकारी भी ढूंढनी होगी। मैं सारा भरोसा सिटी ऑफ विल्वर पर नहीं रख सकता। ये सब सोचते क्लाइंट सीधे अपने शारीरिक शरीर में लौट आया, बिना अपने मैरिनेट्स को साथ लिए हुए। उसने रिचुअल समाप्त किया और सीधे बिस्तर पर चला गया और सिर ही तकिए से लगाते सो गया। भाग गया? सोच ने सामने बैठे आदमी की ओर देखकर पूछा, जबकि डेली सिमोने स्पिरिट चैनलिंग कर रही थी। उनका ऑपरेशन अभी खत्म हुआ था और उन्होंने कुछ न्यूमिनस एपिस्कोपेट मेंबर्स को पकड़ा था, परंतु इंटेल के अनुसार जो मुख्य व्यक्ति हैंड ऑफ वाइट पैलेंग के टिकैबलस, वो वहां नहीं मिला। वो एक सीक्वल्स 4 डेमीगॉड था, इसलिए रेड ग्लव्स टीम ने ग्रेड 1 सील्ड आर्टिफैक्ट भी यूज किया था और गॉडेस की आई इलियास से मदद भी ली थी। फिर भी कोई काम का असर नहीं हुआ। डेली सिमोने ने सिर हिलाकर जवाब दिया। हाँ, उसने कैप्टिव की ओर देखते हुए एक इथीरियल आवाज में पूछा, पैलेंग के टिकैबलस कहाँ गया? न्यूमिनस एपिस्कोपेट का कैप्चर्ड मेंबर धीरे से बोला, वो उसने कहा था कि वो किसी से मिलने जा रहा है। डेली और लियोनार्ड मिचेल ने घूर कर पूछा, किससे? स्पिरिट चैनलिंग के जरिए वो आदमी बेमौत शांत स्वर में बोला, इंस जैंगवेल। अब शुरू होता है चैप्टर 930
फॉर्मर ऑर्गेनाइजेशन इंस जैंगविल। ये नाम सुनते ही रेड ग्लव्स टीम में एक अजीब सन्नाटा छा गया। कुछ क्षणों तक किसी ने कुछ कहा ही नहीं। ये आदमी जो कभी बिशप था, फिर चर्च को धोखा देके भाग गया, चर्च ऑफ एवरनाइट ने उसे छोड़कर कभी नहीं देखा। आर्च बिशप्स और ऊंचे पदों वाले डीकन्स ने बार बार उसकी खोज का जिम्मा उठाया। वे एक दूसरे की मदद करते, सील्ड आर्टिफैक्ट साथ लेकर हर जगह तलाश करते, पर इन जैंगविल पर कभी पुख्ता पकड़ नहीं बनी। वो सारी कोइंसिडेंसेस में फिसल जाता और उसकी परछाई तक पकड़ में नहीं आती थी। उसने कई बड़े घटनाक्रम कराए थे जिनमें बहुत से नाइटहॉक्स मारे गए थे। चर्च ऑफ एवरनाइट और खासकर नाइटहॉक्स की नज़र में वो एक ऐसा व्यक्ति था जिसे वे नफरत और अपमान की तरह याद रखते थे। लियोनार्ड मिचेल के हाथ अनायास कस गए, उसकी सांस गहरी होती चली गई, पर उसने खुद को संभाला और अपनी नज़र किसी और चीज पर टिकाई। सोएस्ट ने गंभीर स्वर में कहा, पहले इस सूचना को गॉडेस आई को भेजते हैं, वो होली कैथीड्रल से कांटेक्ट कर देंगी। इंस के साथ 008 जैसा कोई होना वो रेड ग्लव्स की हद से बाहर है। दूसरा, पैलन के टैक्सिब्लिस की सुराग की आगे से जांच जारी रखें। हमें इंस के मोटिव्स पता करने होंगे, क्योंकि उसे ट्रैक ना कर पाने की स्थिति में मोटिव जानना ज्यादा अहम है। शायद उससे हम कोई ट्रैप बना सकें जिसमें वो खुद फंस जाए। और तीसरा, अब से कोई भी अनयूजुअल कोइंसिडेंस दिखे, मुझे रिपोर्ट करो। हाँ कैप्टन। रेड ग्लव के सदस्य एक साथ बोले। लियोनार्ड चुप रहा और डैली सिमोन की ओर देखा। स्पिरिट मीडियम के रूप में उसका चेहरा गंभीर, आंखों में अंधेरा। उसी समय पैलेस जोरास्टर का बूढ़ा सा स्वर उसके मन में गूंजा। हाँ, लगता है मैं एक पीछा करने भागने के नाटक का साक्षी बनने वाला हूं। लियोनार्ड सोचने लगा, ओल्ड मैन क्या संकेत दे रहे हैं? हमने अभी इंस के मोटिव्स खोजने का फैसला किया है, और क्या ये बातें पहले से ही 008 तक पहुंच चुकी हैं? अगर कोई मरा हुआ व्यक्ति छुपकर जांच कर रहा हो, तो क्या वो 008 की नज़र से बच सकता है? 2 घंटे की नींद के बाद क्लाइंट ने सिर में हल्की पीड़ा महसूस कर उठते हुए दरवाजे के पास की घंटी खींची। थोड़ी देर में एक नौकर दरवाजा खटखटाता है। क्लाइंट ने दरवाजा केवल थोड़ी सी खिड़की खोलकर कहा, उसकी आवाज खराज भरी थी। एक और लंच सेट भेजो, मैंने खाना जल्दी कर लिया था। अब वो दिखने में ठीक वैसे ही था जो एंजो की तरह तन छाया वाली अदाकारी स्वरूप था। चूंकि एक अमीर आदमी के कमरे में रहने वाला सज्जन खुद नौकर को व्यक्तिगत निर्देश नहीं देता, इसलिए तमाशा जरूरी था। नौकर ने कागज निकाला और लोएन हाई पिच्ड एक्सेंट में पूछा, ब्रेज्ड मीट मुख्य डिश के रूप में, स्पार्कलिंग वाइन के साथ, आइस और लेमन डालकर रखें। क्लाइंट ने भी उसी अजीब लोएन उच्चारण में कहा, हाँ, 2 सर्वेंट के लिए भी। फिर उसने जल्दी सी एक रिचुअल की और एंजो और लडविल को ग्रे फॉग से ऊपर बुलाकर असली दुनिया में वापस ले आया। क्रीपिंग हंगर और वर्ड ऑफ द सी को उसने जंक पाइल में छोड़ दिया। एक भूखा था, दूसरा गाने को बेताब। मरियोनेट्स ने कमरे की सफाई की और कुछ अटेंडेंट्स ने खाना परोसा। कटलरी की आवाज और हल्की चबाने की आहट से कमरा भर गया। थोड़ी देर बाद क्लाइंट ने चम्मच रखकर नैपकिन से मुंह पोंछा और आह भरते हुए कहा, अगर ऐसा चलता रहा तो मुझे मोटा हो जाना पड़ेगा। दोनों मरियोनेट्स खाने की क्षमता खो चुके थे, पर बर्बाद खाना ना होने के देने के कारण उसने सर्वेंट मील रखवाई थी। शुक्र है मैं फेसलेस हूं, उसने हल्की हंसी के साथ कहा और स्पार्कलिंग वाइन का आखिरी घूंट पिया। अब वो कुछ हद तक नॉर्मल महसूस करने लगा और कैल्डरॉन चिट्टी यात्रा की बारीकियों पर सोचने लगा। मरॉडर पाथवे वाकई भयानक था। वर्म ऑफ टाइम से बनाया एक चार्म इतनी अद्भुत शक्ति दिखा सकता है। ब्लास्फीमर अमोन एक किंग ऑफ एंजल्स के रूप में कितना खतरनाक होगा ये स्पष्ट था। एक अवतार से निपटना भी आसान नहीं था। क्लाइंट सोचता है शुक्र है उसने बहादुरी का ढोंग नहीं किया और सदर्न कॉन्टिनेंट की ओर भाग निकला। ट्रू क्रिएटर ने उसे अहम समझा। उन्होंने टेल डिवाउरर औरोबोरोस को भेजा। यह अनुभव टाइम की परतों से पार करने जैसा था। प्राचीन मूर्तियों पर बने एंजल्स जैसे जीवित हो उठे हों। क्लाइंट ने समनिंग डायरेक्टली एंड कर दी। ये एक बुद्धिमत्ता भरा कदम था, पर तभी उसकी मुस्कान छंट गई क्योंकि उसे एक गंभीर बात समझ आई। औरोबोरस मॉन्स्टर पाथवे का किंग ऑफ एंजल्स था। ये मतलब था कि वो उसकी यूनिकनेस देख सकता था। वो ग्रेश वाइट फॉग को, उस इल्यूजरी डोर को और मैगेट से बने स्फेरिकल लाइट्स को देख सकता था। ये इम्प्लीकेशन खतरनाक थी। क्या ट्रू क्रिएटर ये बता सकता था कि क्लाइंट उस रहस्यमय स्थान का मालिक है जो ग्रे फॉग के ऊपर था? यदि हाँ, तो उनकी महत्व क्लाइंट के लिए और बढ़ जाएगी। क्लाइंट ने अपने दाहिने हाथ पर मुक्का मारा और ठान लिया, ऑर्डर या रोज रिडेम्पशन की नज़र अब तक उन बिलीवर्स पर नहीं पड़ी थी, ये उसकी किस्मत थी। फिर क्लाइंट को याद आया, बयाम के बाहर की लड़ाई में जब वो गरमन स्पैरो था, उसने टिंडर ग्लव फेंक दिया था जो ट्रू क्रिएटर से करप्टेड था, ताकि किसी सेंट को आकर्षित कर सकें। शायद इसी वजह से ऑरोरा ऑर्डर ने उसके नाम को सस्पेक्ट लिस्ट में डाला होगा।
अब उन्हें चेतावनी देनी चाहिए एडमिरल ऑफ स्टार्स, वाइस एडमिरल आइसबर्ग, डैनिट्स और एंडरसन के बारे में। क्लाइन ने धीरे से सांस ली और ऊपर जाने की तैयारी की। उसके हिसाब से गर्मन स्पैरो पर मिलिट्री, चर्च ऑफ स्टॉर्म, रोज स्कूल और न्यूमिनस एपिस्कोपेट की तहकीकात अलग अलग थी। ट्रू क्रिएटर के फॉलोअर्स पागल थे, एक किंग ऑफ एंजल्स एक्टिव था। इससे फर्क नहीं पड़ता था कि कटलेया और बाकी लोग समुद्र में हैं, फिर भी रिस्क था कि वे पकड़े जाएं। वाइस एडमिरल एडवीना और हंटर एंडरसन ऐसे लोग नहीं थे जिनसे क्लाइन ज्यादा चिंतित थे। उनके पास कोर इशू के बारे में कम जानकारी थी। सबसे अधिक खतरा ऑरोरा ऑर्डर के अत्यधिक मरीकों का इस्तेमाल हो सकता है। वेस्ट बालाम, नॉर्थ स्टेट, कोकावा सिटी में माई सैंचेस की राज्य में डैनिट्स भुना हुआ मांस खा रहे हैं। उनके पास गर्मन स्पैरो का चेतावनी पहुंचा, न्यूमनस एपिस्कोपेट से सावधान रहो, ऑरोरा ऑर्डर से भी सावधान रहो, एंडरसन हुल और एडवीना एडवर्ड्स को भी सचेत कर दो। डैनिट्स चौंक कर मुंह की हड्डी से कुड़ता है। कितने संगठन जो मैंने ऑफेंड किए हैं, वो गुस्से से चहक उठता है। उससे पता नहीं है कि 7 पायरेट एडमिरल्स में सबसे ताकतवर बदला गया है। एंडरसन ने चाकू नीचे रखकर पूछा, क्या कुछ याद आया? डेनिस थोड़ी देर बाद पूछता है, क्या तुमने ऑरोरा ऑर्डर के बारे में सुना है? एंडरसन ने हंसकर कहा, मुझे हैरानी है कि तुम जानते हो। क्या कैप्टन ने बताया? फिर एंडरसन ने बताया, वे मानते हैं कि क्रिएटर सर्वव्यापी है, हर चीज में दिव्यता है, जीवन एक आध्यात्मिक यात्रा है। अगर कोई उनके उपदेश सुनकर गॉडहुड जमा करे तो वो एंजल बनकर वास्तविकता से ऊपर उठ सकता है। यह सुनने में अच्छा लगता है, पर मुख्य बात यह है कि वे ट्रू क्रिएटर पर विश्वास करते हैं। डैनिट्स ने तंज कहा, तुम काफी जानते हो, बस मैं इससे थोड़ा ज्यादा जानता हूं। एंडरसन ने मुस्कुराकर कहा, मैंने 29 में एक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की थी, आयरन एंड ब्लड क्रॉस ऑर्डर। वे भी ट्रू क्रिएटर पर विश्वास करते थे। डैनिट्स के चेहरे पर ठंडे पसीने की बूंदें उगाईं, उसका मन चौंक गया था। वेस्ट बालम की भारी गर्मी में डैनिट्स और एंडरसन कैंप फायर के पास बैठे थे। एंडरसन हमेशा की तरह बेफिक्र अंदाज में अपनी कहानी जारी रखता रहा। उसे डैनिट्स के चेहरे पर बढ़ती घबराहट बिल्कुल नजर नहीं आ रही थी। वो लोग ज़ॉम्बीज जैसे थे। एंडरसन बोला, दिमाग जैसे खाया हुआ, इतना बेहिसाब जुनून कि बेवकूफ़ी लगने लगे। मेरी पसंद उन पर फिट नहीं बैठी तो मैंने उनसे अपना सामान लिया और निकल लिया। डैनिट्स की सांस अटकती है, चेहरे पर पसीना चमक उठता है। एंडरसन तुरंत पूछता है, चेहरा क्यों सफ़ेद पड़ गया? हीट स्ट्रोक हो गया क्या? हंटर हो, एनवायरनमेंट के हिसाब से ढलना तो बेसिक स्किल है। डैनिट्स मुस्कुराने की कोशिश करता है, आवाज हल्की कांपती है। सुना है कोई ईविल गॉड को मान ले तो वापस निकलना पॉसिबल नहीं होता। एंडरसन हल्के से हंसता है, मेरा तो कोई सच्चा फेथ था ही नहीं। जो इनकैंटेशंस बोलता था वो तो मैंने गॉड ऑफ नॉलेज वाले लाइंस मॉडिफाई करके बोले थे। उनके पास दिमाग ही कहाँ था? बस ऊपर ऊपर डिवाउट दिखो और कोई भी एक्सक्यूज दे दो, सब मान लेते थे। इसके पहले कि डैनिट्स कुछ और पूछता, एंडरसन ने सवाल बदल दिया, तुम अचानक ऑरोरा ऑर्डर के बारे में क्यों पूछ रहे हो? डैनिट्स धीरे से रोस्ट किया हुआ मीट चबाता है, लंबा पॉज लेता है और फिर बोलता है, बस याद आया, गेरमन स्पैरो को ऑरोरा ऑर्डर ने हाई प्रायोरिटी एलिमिनेशन टारगेट बना रखा है और न्यूमिनस एपिस्कोपेट भी, और हम दोनों उसके साथ जुड़े माने जाते हैं। एंडरसन मुस्कुराता है, सो तुम चाहते हो मैं उन दोनों से सावधान रहूं? तुम तो पहले भी वॉर्न कर चुके हो। रोज स्कूल ऑफ थॉट, चर्च ऑफ स्टॉर्म्स, लुएन मिलिट्री। कभी कभी तो लगता है गेरमन स्पैरो मुझसे बड़ा हंटर है। डैनिट सिर्फ फेर हिलाता है, विरोध करने की हिम्मत नहीं होती। कुछ पल बाद एंडरसन फिर पूछता है, वेस्ट बालम आए क्यों हो? गेरमन स्पैरो की मदद करने? डैनिट शांत होकर कपड़े ठीक करता है और बोलता है, वेस्ट बालम की अलग अलग क्लास के लोग किसको मानते हैं उसकी इन्वेस्टिगेशन करने आया हूं। असल में ये एडविना के साथ तय किया गया प्लान था। मतलब वेस्ट बालम के सीक्रेट ग्रुप्स, फैक्शंस, रूलिंग फोर्सेस और उनके हथियार खरीदने की इच्छा तक की जांच। एंडरसन हल्की झुंझलाहट से कनपटी रगड़ता है, फेथ ऑफ द क्लासेस। दूसरी ओर टैरोट गैदरिंग खत्म हो चुका था। क्लाइन ने एडमिरल ऑफ स्टार्स को वार्न किया कि ऑरोरा ऑर्डर और न्यूमिनस एपिस्कोपेट दोनों कुछ बड़ा तलाश रहे हैं। 3 पक्षीय लेनदेन पूरा करके उसने 5000 पाउंड्स हासिल किए। डिनर के बाद अनलेट पाइप दांतों में दबाए क्लाइन अखबार पढ़ रहा था जब मिस मैसेंजर हवा में से निकलकर एक लेटर लेकर आई। क्लाइन समझ गया ये लियोनार्ड का लेटर है। रेनेट पल भर में गायब हो गई। क्लाइन लेटर खोलता है। इन जैंगविल ईस्ट बालम में देखा गया है। वो न्यूमिनस एपिस्कोपेट के आर्टिफिशियल डेथ फैक्शन वाले पैलिन के टैक्सिबिलियस से मिला है। क्लाइन धीरे से कुर्सी पर टिक जाता है। लियोनार्ड चाहता है वो सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन करे, लेकिन क्लाइन जानता है 008 का रूल सिंपल है, जो इसे मेंशन करे वो इसकी नज़र में आ जाता है। इन्वेस्टिगेशन लगभग असंभव थी। वो सोचते हुए एंजो को बुलाकर कंधों की मसाज करवाता है। वो लेटर दोबारा पढ़ता है। ईस्ट बालम, आर्टिफिशियल डेथ,
पैलेनके टैक्सिबिलियस। इन सैंगविल वहां क्या खोज रहा है? अचानक उसे एक ऐसा राज याद आता है जो सिर्फ उसे और मिस्टर एजिक को पता है। एवरनाइट गॉडेस ने आर्टिफिशियल डेथ के यूनिकनेस पर कंट्रोल हासिल कर लिया है। मतलब आर्टिफिशियल डेथ फैक्शन की प्रेयर्स अब इनडायरेक्टली गॉडेस तक पहुंचती हैं। तो क्या पैलेनके ने अपनी डेली प्रेयर्स में इन जैंगविल का मकसद बताया होगा? और हो सकता है वही गॉडेस ने इंटरसेप्ट कर लिया हो। क्लाइन के मन में एक पागलपन भरा लेकिन तार्किक विचार आता है। अगर वो खुद आर्टिफिशियल डेथ को प्रे करे तो शायद वही जानकारी उसे भी मिल जाए। ये गॉडेस से डायरेक्ट संपर्क नहीं होगा, बस उस अथॉरिटी के जरिए। ये ज्यादा सुरक्षित था। दूसरी ओर क्लाइन रिचुअल तैयार करता है। फुल मून एसेंस ऑयल, वनीला पाउडर, फेदर्स, एजिक की विसल। वो सिंबल्स ड्रॉ करता है, कैंडल्स जलाता है, फिर हर्मीज भाषा में चांट करता है, तुम हो डेथ का एसेंस, तुम हो मृतकों के मालिक, तुम सब जीवितों का अंतिम घर हो। मुझे बताओ, इन जैंगविल न्यूमिनस एपिस्कोपेट के पास क्यों गया है? जैसे ही चांट खत्म होता है, तीनों कैंडल्स अचानक बड़ी हो जाती हैं। लॉ में हल्का सा हरा साया उतर आता है। ठंडक कमरे में फैल जाती है। क्लाइन प्रोसेस पूरा करता है। गोट स्किन जलाता है, सिल्वर बोल में फेंकता है। एक सफेद आग बोल से उठती है। 3 सेकंड बाद आग शांत हो जाती है। नीचे हल्की राख बचती है। फिर राख खुद शेप लेने लगती है। शब्द बनते हैं, पोजेस्ड बाय एन इविल स्पिरिट रिक्वायर्स एक्सोर्सिज्म। क्लाइन का दिल धड़क उठता है। इन जैंगविल किसी इविल स्पिरिट के कब्जे में है और उसे निकालना जरूरी है। कैप्टन 932 थिन स्किन। क्लाइन ने सिल्वर बोल में उभरे शब्दों को देखा और पहली ही प्रतिक्रिया कहानी की जानकारी पर नहीं थी, बल्कि इस बात पर थी कि ये असंभव लगने वाला रिचुअल सच में काम कर गया। गॉडेस ने सच में जवाब दिया था। वो मेंटली तैयार था, पर फिर भी भावनाएं उलझ गईं। लगभग 1 मिनट बाद वो धीरे से सांस छोड़ता है। सीना 4 बार क्लॉकवाइज टैप करता है। प्रेज द लेडी। रिचुअल खत्म करने के बाद वो फिर से ध्यान रिवलेशन पर लाता है। पोजेस्ड बाय एन इविल स्पिरिट रिक्वायर्स एक्सोर्सिज्म। इन जैंगविल इविल स्पिरिट से पोजेस्ड। ये वही आदमी था जो सीक्वेंस 9 से सीक्वेंस 5 तक डेथ पाथवे पर पहुंचा था, जिसने सीक्वेंस 4 नाइट वॉचर का गॉडहुड भी हासिल किया था। ऐसा इंसान जिसे इविल स्पिरिट्स और रेट्स डरते, वही अब खुद किसी स्पिरिट के कब्जे में। सिर्फ तभी पॉसिबल है जब वो स्पिरिट बहुत हाई लेवल हो या किसी मायने में बेहद खास। क्लाइंट सोचता है वो सिर्फ एक बार रियल इविल स्पिरिट से मिला है। अलिस्टा ट्यूडर के अंडरग्राउंड रूइंस में सील्ड वो एंशिएंट स्पिरिट। उसे इन चीजों की गहराई का ज्यादा ज्ञान नहीं था। वो मिस शैरन से पूछ सकता है, लिटिल सन से भी, और शेपर्ड एल्डर लोविया ने भी एक इविल स्पिरिट को ग्रेज किया था। फिर उसे समझ आता है इन जैंगविल किसी डेमीगॉड से मिलना क्यों चाहता है। एक्सोर्सिज्म में चर्च ऑफ एवरनाइट और चर्च ऑफ द इटर्नल ब्लेजिंग सन एक्सपर्ट थे। न्यूमिनस एपिस्कोपेट भी इस काम में बेहद माहिर। और इससे एक और बात साबित होती है, इंस अपनी कंडीशन रॉयल फैमिली वाली फैक्शन और डीमनिस सेक्ट से छुपाना चाहता है, वरना साउथ कॉन्टिनेंट आने की जरूरत नहीं थी। इतने पुराने ऑर्गेनाइजेशंस के पास एक्सोर्सिज्म आर्टिफैक्ट्स जरूर होते, और अगर नहीं भी तो डीमनिस सेक्ट के जरिए न्यूमिनस एपिस्कोपेट से कांटेक्ट करवाना आसान और सुरक्षित था। दूसरी ओर क्लाइन अपनी डेस्क पर बैठता है, एक पेपर खोलता है और लिखना शुरू करता है। The intel you provided connected many clues I had already, and with a great existence's help, one conclusion बनता है, Ince Zangwill is possessed by an evil spirit and he's seeking the numinous episcopate's help. Based on this, हम कई जजमेंट निकाल सकते हैं। इन सब अपने वर्ड्स और एक्शंस में मिसमैच दिखाएगा। वो अक्सर ऐसी गलती करेगा जो नॉर्मल हालात में वो कभी नहीं करता। जब तक इस प्रॉब्लम का समाधान नहीं होगा, वो न्यूमिनस एपिस्कोपेट से बार बार कांटेक्ट करेगा, शायद पहले से ज्यादा। क्लाइन लिखते लिखते अपने पुराने सामना याद करता है। इंस जैंगविल से सीधी टक्कर का वो दिन, जब एक मीटियोर उसके सर पर गिरने वाला था। अगर मिस्टर एजिक ने मदद ना की होती तो शर्लॉक मोरियार्टी का नाम सिर्फ एक याद बनकर रह जाता। वो जारी रखता है, इवन विदाउट दैट ग्रेड 0 सील्ड आर्टिफैक्ट्स हेल्प, इंस जैंगविल डेमीगॉड लेवल खतरा है। हमें काफी तैयारी की जरूरत है। अगर तुम वर्म्स ऑफ टाइम प्रोवाइड कर सको तो मैं फेट साइफन नाम का हाई लेवल चार्म बना सकता हूं, जो थोड़े समय के लिए 2 लोगों की किस्मत आपस में बदल देता है। लेटर फोल्ड करके वो तुरंत एनवेलप में सील करता है। वो एडवेंचरर के हार्मोनिका और एक गोल्ड कॉइन निकालकर मिस मैसेंजर को समन करता है। इस बार लेटर सीधे लियोनार्ड के करंट लोकेशन पर भेजा गया, क्योंकि वो रीनेट के डिटेक्शन रेंज से बाहर नहीं गया होगा। सब कुछ करने के बाद क्लाइंट थक कर पीछे झुकता है। दूसरों से मदद मांगना सच में मुश्किल काम है, और मेरे जैसे थिन स्टिन्ड इंसान के लिए तो और भी। दूसरी ओर क्लाइन एंजो और लडबेल की डिस्गाइज मॉडिफाई करने लगता है, क्योंकि कैल्डेरोन सिटी में एंजल ऑफ फेट ओरोबोरोस ने उन्हें देख लिया था। ये करते हुए अचानक उसके मन में एक नया विचार आता है।
उन्हें ग्रे फॉग के ऊपर ले जाकर स्पिरिट वर्ल्ड प्लंडरर के ट्रू सोल बॉडी का इस्तेमाल डिस्गाइज के तौर पर किया जाए। स्पिरिट वर्ल्ड प्लंडरर अपनी सोल को कई रूप दे सकता था। जिस इंग्रेडिएंट उसने छोड़ा वही क्षमता क्लाइंट को भी दे सकता था। नेगेटिव इफेक्ट्स थे, पर क्लाइंट को कॉम्बैट नहीं करना था, बस अपने मैरियोनेट्स की शक्ल बदलनी थी। ग्रे फॉग की मदद से यह संभव था। क्लाइंट हाई चेयर पर बैठता है, स्पिरिट वर्ल्ड प्लंडरर का पाम साइज ट्रू सोल बॉडी उठाता है और धीरे धीरे अपनी स्पिरिचुअलिटी उसमें उतारता है। आसपास की दुनिया नहीं बदलती, वही काली स्पिरिट बॉडी थ्रेड्स, पर अब वो सिर्फ कंट्रोल नहीं कर सकता बल्कि अपनी थ्रेड्स को मैरियोनेट्स के अंदर भी एक्सटेंड कर सकता है। दोनों के बीच टू वे कनेक्शन बनते ही क्लाइंट को एहसास होता है कि वो और उसका मैरियोनेट एक ही हो गए हैं। वो उसकी अपीयरेंस और बॉडी भी बदल सकता है। धीरे धीरे काम करते हुए उसे हल्की चकराहट होती है। गॉडहुड से सीधा संपर्क उसके इमोशंस को खराब कर देता है। वो ग्रे फॉग की पावर स्टेयर करता है और खुद को नॉर्मल स्थिति में लौटाता है। अंत में एंजो एक साउथ कॉन्टिनेंट के प्लांटेशन वर्कर जैसा दिखने लगता है। लडबेल अब थोड़ा हेल्दी दिखता है, फेस पूरी तरह हड्डियों जैसा नहीं। सिल्वर मास्क उसके चेहरे से हट नहीं सकता था, तो क्लाइंट ने उसे उसके चेस्ट पर चिपका दिया। काश ये मास्क किसी और एक्सेसरी में बदल पाता, वो सोचता है। फिर याद आता है कि उसके पास सोल एश्योरर की एक कैरेक्टरिस्टिक भी है जो मास्क रिप्लेस कर सकती है, लेकिन मैंने उसे चर्च को लौटाने का प्लान बनाया है। लियोनार्ड के जवाब के साथ उसे भेज दूंगा। वो पॉकेट वॉच में समय देखता है, फिर एक पेपर फिगरीन समन करता है, ग्रे फॉग की पावर स्टेयर करता है और फिगरीन को एक स्पेशल लाइट पॉइंट में डालता है। ये था द फूल के केवल एक बिलीवर का पॉइंट, डैनेट्स। क्लाइंट को पता था कैटलेया सुरक्षित है, एडविना सुरक्षित है, एंडरसन अपने हालात समझता है, पर डैनेट्स वेस्ट बैलम में अकेला था, ना ताकत ना बैकअप, और ऊपर से बॉक्सिंग ग्लव पहनकर रैश भी हो जाता है। मिस्टर फूल ने तय किया हर दिन एक बार वो डैनेट्स को पेपर एंजल की प्रोटेक्शन देगा ताकि कोई भी डिविनेशन उसे ट्रैक न कर सके। दूसरी ओर लियोनार्ड को विश्वास नहीं हो रहा था कि क्लाइंट ने इतना जल्दी रिप्लाई भेज दिया। वो लेटर खोलता है, पढ़ता है, ग्रेट एग्जिस्टेंस। क्या वो द फूल की बात कर रहा है? पोजेस्ड बाय एन इविल स्पिरिट? वो कैसे? वर्म्स ऑफ टाइम? ये तो। लियोनार्ड का चेहरा बदल जाता है और उसके मन में पलेस ज़ोरास्तर चुपचाप खामोश रहता है। कई पल बाद लेनन ने गला साफ किया और अनायासी मुस्कुरा दिया। उसकी आवाज में एक दबा हुआ उत्साह था। ओल्ड मैन, क्लाइंट की ये सजेशन बहुत ठीक लगती है यार, बहुत काफी वायबल है। असल में असर भी बढ़िया होगा। आप कंसिडर क्यों नहीं करते? और हाँ, आपने कहा था कि आप मेरी रिवेंज में मदद करेंगे, याद है? मुझे लगा वर्म्स ऑफ टाइम सिर्फ अवतार बनाने और सपोर्ट के काम आते हैं। पहले स्वराज चुपचाप बैठा रहा। थोड़ी देर बाद लेनर्ड ने हल्का सांस लेकर कहा, मैं मैक्सिमम 2 वर्म्स ऑफ टाइम दे सकता हूं। जोरास ने बीच में टोका बिना सुने ही कहा, डेमी गॉड पे रिवेंज करने के लिए जो ग्रेट जीरो सीज्ड आर्टिफैक्ट वील्ड करता है, सबसे अहम चीज तुम्हारी खुद की लेवल और ताकत है, वरना हाई लेवल चार्म भी रखो, यूज करने का मौका ही नहीं मिलेगा। लेनर्ड की हंसी गायब हो गई। वो गंभीर होकर बोला, मैं अपनी पोशन को डाइजेस्ट करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर तुम डाइजेस्ट करके भी इनफ कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स इकट्ठा नहीं कर पाते तो मैं तुम्हारे लिए स्पिरिट वॉरलॉक वाले बियॉन्डर इंग्रेडिएंट्स ढूंढने में मदद करूंगा। 2 वर्म्स होना उसके लिए डिसअपॉइंटमेंट नहीं था, यही एक बड़ा बोनस था। एक मिल जाए तो बड़ी बात है, 2 मिले तो दोनों के पास एक एक फेट साइफन चार्म बनाना पॉसिबल था। लेनर्ड ने गंभीरता जताई और फिर पूछा, थोड़ा पजल्ड होकर, ओल्डमैन क्लाइंट ने पहले वाले वर्म को पहले से ही चार्म के रूप में यूज कर लिया था? उसे याद आया कि एमलिन वाइट के केस में टिंडर पर एक वर्म ऑफ टाइम पैरासिटाइज किया गया था जो बाद में संपर्क खो चुका था। रेट्रोस्पेक्ट में सोचते हुए यही वजह थी कि एमलिन और शर्लॉक की क्लोज रिलेशनशिप ने सच खोलना आसान कर दिया था। संभव था कि वो वर्म ऊपर वालों ने हटा दिया हो या फूल ने खुद क्लाइंट को दे दिया हो। पहले जोरास ने ठहाका लगाया, अगर उसने अभी तक यूज नहीं किया होता और इफेक्ट नहीं देखा होता तो वो मांग ही क्यों करता? ठीक है, मुझे वर्म्स को सेपरेट करना होगा, इससे मैं कम से कम 2 हफ्ते के लिए सो जाऊंगा। अगर और क्वेश्चंस हैं तो किसी और से पूछ लेना। इतना कहकर उसने अपनी स्पिरिचुअलिटी बिखेर दी और लेनर्ड के मन के भीतर एक रोशनी का ब्लॉब छोड़ दिया, जैसे अब कुछ और कहने का मन न रखता हो। लेनर्ड ने ड्राई चकल किया और वापस क्लाइंट के लेटर पर ध्यान दिया। वो उसे फिर से ध्यान से पढ़ने लगा। पोजेस्ड बाय एन ईविल स्पिरिट, Origins and primary goals of that evil spirit। कुछ भी याद नहीं आया। वो मैच बॉक्स निकालकर लेटर जला देता है और उस कमरे से निकलता है जिसे लोकल नाइट हाउस ने उसे लास्ट मिनट दिए थे। वो एक डायगोनल कमरे के पास जाता है और नॉक करता है। कभी मेकअप नहीं हटाई डेली ने दरवाजा खोला। ब्लू आई शैडो और ब्लश जैसे के वैसे थे और एक तंज भरी आवाज में उठती भौवें। स्लीपलेस किस हिम्मत से किसी लेडी के दरवाजे पर ऐसे समय पर नॉक करता है जबकि बेड से जुड़ा हुआ समय होता है? लेनर्ड संकोच में पड़कर बोला, मुझे कुछ सवाल हैं, मैं सलाह लेना चाहता हूं।
डेली ने उसे आंक कर कहा, मैं माइनर्स का काउंसलिंग नहीं करती, और फिर रास्ता दे दिया। लेनर्ड अंदर घुसा, झिझकते हुए एक गोल स्टूल खींचकर बैठ गया और सीधे मुद्दे पर आ गया। मैम, मुझे ईविल स्पिरिट्स के बारे में ज्यादा जानना है। आप डेथ पाथवे की सीक्वेंस 5 हो, क्लियरेंस मेरे से ज्यादा है, तो आप ज्यादा जानती होगी। डेली ने हाथ टेबल पर टिकाकर पूछा, तुम ये क्यों पूछ रहे हो? बिना लेनर्ड के जवाब के इंतजार किए वो ही बोल पड़ी। ज्यादातर ईविल स्पिरिट्स डेड हाई सीक्वेंस बियॉन्डर्स के रेमनेंट्स होते हैं। कुछ रेयर केसेस में व्रेथ्स होते हैं जो वेरियस रिस्ट्रिक्शंस तोड़कर बाहर निकल आते हैं। पहली स्थिति ज्यादा कॉमन है। हाई सीक्वेंस बियॉन्डर जब पोषण खा के गॉडहुड पाता है तो उसकी सोल बॉडी में म्यूटेशन आ जाती है। वो म्यूटेशन इतनी गहरी होती है कि मौत के बाद भी उसकी सोल बॉडी रहती है, उसमें कुछ डिविनिटी बच जाती है और वो बहुत खतरनाक बन जाता है। दूसरी स्थिति बेसिकली अलग नहीं है। वो आगे बताती है, नॉर्मली ईविल स्पिरिट्स टाइम के साथ कमजोर पड़कर डिसिपेट हो जाते हैं, पर कुछ अपने जन्म स्थान में एसिमिलेट कर लेते हैं। स्पिरिट वर्ल्ड और अंडरवर्ल्ड उनके साथ जुड़ जाते हैं। वहां से वो पावर एक्सट्रैक्ट करके अपनी एग्जिस्टेंस बनाए रखते हैं। इसलिए कई ईविल स्पिरिट्स की एक टेरिटरी और एक्टिव रेंज होती है। वो खुद आउट ऑफ रेंज नहीं जा पाते, बस तभी जा सकते हैं जब वो पर्याप्त पावर इकट्ठा कर लें। तब उनकी एग्जिस्टेंस में फंडामेंटल चेंज आ जाती है। लेनर्ड की समझ खुलती है। तो ईविल स्पिरिट्स सीक्वेंस पोशंस कंज्यूम कर सकते हैं? उसने झट से पूछा। डेली ने सुधारा, नहीं, सीक्वेंस पोशंस इंसानों के लिए बनती हैं जिनसे कंट्रोल का रिस्क कम हो। कई सुपरनेचुरल क्रीचर्स को ऐसा करने की जरूरत ही नहीं है। वे इंग्रेडिएंट को रॉ कंज्यूम कर लेते हैं। खासकर ईविल स्पिरिट्स, उनकी ऑब्सेशन, क्रूएल्टी और सोल्स के लिए लालच उन्हें आधा पागल बना देती है। किसी रेगुलेशन की जरूरत नहीं, और वे स्पिरिट बॉडीज हैं, इसलिए कंजम्पशन डायरेक्ट एकोमोडेशन और स्लो डाइजेशन की तरह होता है। लिनेट के दिमाग में एक विचार चमका, जो ईविल स्पिरिट इंस में बैठा है, जब उसे मौका मिलता है वो बॉडी को कंट्रोल करके वही बियॉन्डर इंग्रेडिएंट्स ढूंढता है जो उसकी पाथवे से जुड़े थे। ये सोचकर वो आश्चर्य से मुस्कुराया। समझ गया, धन्यवाद। थोड़ी देर सोचकर लेनर्ड ने गंभीर स्वर में कहा, मैम, मुझे लगता है हमें सिर्फ इंस की नुमिनस एपिस्कोपेट से मिलने की मोटिव नहीं ढूंढनी चाहिए। हमें इंस की बैकलैंड से ईस्ट बालम तक की पूरी ट्रेजेक्ट्री ट्रैक करनी चाहिए। बीच में उसने क्या किया, कौन से आइटम्स मिले, शायद वही हमें क्लूज दें। डेली कुछ देर चुप रही, फिर भौवें उठाई और कहा, अच्छा कहा, पर यह बात एविल स्पिरिट से कैसे जुड़ती है? लेनर्ड झट से बोला, कुछ नहीं, मैं बस प्रेपरेशन की बात कर रहा था। सिंस हम नुमिनस एपिस्कोपेट इन्वेस्टिगेट करने वाले हैं, संभावना है कि हम ईविल स्पिरिट से भी टकराएं। इसलिए मैंने ब्रेक के बाद सजेशन देना चाहा था। पहले आपसे बात करना सही लगा। डेली हंसी और बोली, अगर तुम ऐसी कहानियां बनाते रहोगे तो तुम सिंगल नहीं रह पाओगे। तुम्हारी ऐसी शक्लों में कोई लड़की फंस जाएगी। खैर, मैं क्लूलेस नहीं हूं। ठीक है, और कुछ बताने की जरूरत नहीं है, अब जाओ। लेनर्ड शर्म से उठ खड़ा हुआ और दरवाजे की तरफ चला गया। जैसे ही उसने हैंडल पकड़ा, डेली की थोड़ी इथेरियल वॉइस पीछे से आई, मुझे तुम्हारा सीक्रेट नहीं पता। तुम्हें जो भी पता है मैं नहीं जानती, लेकिन इन ज़ेंगविल की बात हो और तुम्हें मदद चाहिए तो तुम मुझसे मांग लेना। लेनर्ड 2 सेकंड के लिए रुका, मुंह पे कुछ हिलन दिखाई दी, फिर दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। दूसरी ओर सिटी ऑफ सिल्वर में डेरिक बर्ग को एक एक्सपेडिशन टीम ज्वाइन करने का आदेश मिला था। टीम का नेतृत्व चीफ कॉलिन इलियाड कर रहे थे और टारगेट नॉइस सिटी, एक नॉर्दर्न सिटी की रोइंस जहां शेप शिफ्टर और दूसरी डरावनी क्रीचर्स रहती थीं। मिस्टर वर्ल्ड को सस्पेक्टेड बिजारो बिन शेप शिफ्टर की जानकारी मिलने के बाद से डेरिक के दिल में एक ख्वाहिश पल रही थी, कभी ना कभी वो भी ऐसे इंग्रेडिएंट्स के पीछे मिशन पर जाएगा। पर उसकी ताकत कम थी, दोस्तों के साथ भी अकेले वो हंट पूरा नहीं कर पाता, और ऐसी एक्सपेडिशन को 6 सदस्यीय काउंसिल से मंजूरी चाहिए होती। प्राइवेट टीमें सिटी ऑफ सिल्वर से बहुत दूर नहीं जा सकती, इसीलिए डेरिक ने ये चाहत दिल के अंदर दबा दी और इसे अपने एडवांसमेंट के लिए मोटिवेशन की तरह इस्तेमाल किया। किस्मत ने जल्द ही साथ दिया। नॉइस सिटी के लिए एक एक्सपेडिशन टीम बनी और लीडर था चीफ कॉलिन इलियाड। टैरोट गैदरिंग में मिस्टर हैंगमैन, मिस जस्टिस और बाकी लोगों से हुई बातचीत को जोड़कर डेरिक ने जल्दी ही एक थ्योरी बना ली। फॉर्मर चीफ के मौसोलियम की एक्सप्लोरेशन में मिस्टर फूल ने प्रेजेंट चीफ को कुछ मदद दी थी, जिससे उसने फॉलन क्रिएटर की साजिश नाकाम की। डीमन हंटर ने सोचा होगा कि शेप शिफ्टर की हंट करके डीटी का अनुकूलन पाया जा सकता है, एक तरह का इक्विवेलेंट एक्सचेंज। हैंग्ड मैन की आवाज डेरिक के मन में गूंजी। ये एक जरूरी तरीका है फेवर जीतने का और एक तरह की बराबरी का आदान प्रदान भी है। उस मौके का फायदा उठाते हुए डेरिक ने मिस्टर फूल से प्रार्थना की और रिक्वेस्ट की कि वो मिस्टर वर्ल्ड को इस एक्सपेडिशन के बारे में बताए। जवाब जल्दी आया और मिस्टर वर्ल्ड ने कहा, अगर बिजारो बेम को हंट करना मुश्किल या खतरनाक होगा तो रिक्वायरमेंट्स लो कर दो, बस उसका खून निकालने की कोशिश करो। अगर तुम खून ले आओगे, मैं उसे प्रीस्ट ऑफ लाइट की बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक से ट्रेड कर दूंगा। प्रीस्ट ऑफ लाइट की बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक मिस्टर वर्ल्ड के पास है?
या उसने किसी टारगेट को लॉक कर लिया है जिससे जल्दी मिलने वाला है। फिर भी चीफ की ताकत और एक्सपीडिशन टीम की टीम वर्क से सिर्फ ब्लड एक्सट्रैक्ट करना सफल होने की संभावना ज्यादा थी। डेरेक ने थंडर गॉड्स रोर पकड़ा और ट्रेनिंग फील्ड की तरफ निकल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने चीफ कॉलिन इलियड को देखा। 2 तलवारें उसकी पीठ पर लटकी थीं। वो लंबा और स्थिर था और देखते ही भरोसा पैदा करता था। उस डीमन हंटर के साथ एक और शख्स थी, काली रॉब में पर्पल पैटर्न्स और लंबे कर्ली सिल्वर ग्रे बाल। शेफर्ड लोविया। लोविया ने डेरिक की तरफ देखा, पर उसकी आंखों में केवल शांतपन था। डेरिक को अचानक एक अशांत सा डर हुआ और वो अपने कदम धीमे कर गया। दूसरी ओर ईस्ट बालम, ग्रे फॉग के ऊपर, क्लेन ने सिटी ऑफ सिल्वर के चीफ के नॉइस सिटी एक्सपीडिशन की तारीफ की। उसने लिटलसन को कहा कि ज्यादा रिस्क लेने की जरूरत नहीं, हमें सिर्फ टारगेट का थोड़ा सा ब्लड चाहिए। जब मौका आए ना, क्लेन ग्रॉसेल्स ट्रेवल्स पर वो ब्लड स्मीयर करेगा। अपने सारे गियर लेकर बुक वर्ल्ड में जाकर बिजारो बेन से लड़कर जरूरी बियॉन्डर इंग्रेडिएंट्स निकालेगा। क्लेन ने यह भी सोचा कि बिजारो बेन जैसा स्पिरिट वर्ल्ड क्रीचर ब्लड नहीं देगा। बिजारो सॉर्सरर पोशन की रेसिपी में साफ लिखा था कि सप्लीमेंट्री इंग्रेडिएंट्स में 200 मिलीलीटर बिजारो बेन का ब्लड चाहिए। प्रॉब्लम से ज्यादा सॉल्यूशंस होते हैं, क्लेन ने संतोष से कहा और रियल वर्ल्ड में लौट आया। सोने से पहले लेनर्ड मिचेल का रिप्लाई आया, वर्म ऑफ टाइम एक और दिन में मिलेंगे, और उसने ईवल स्पिरिट्स के बारे में विस्तार से बताया। एक और दिन और 2 वर्म्स मिलेंगे। लेनर्ड के शरीर में बैठे ग्रैंडपा का एटीट्यूड ठीक ठाक था। ईवल स्पिरिट्स लिमिटेड टेरिटरी में रहकर लिविंग सोल्स को डिवावर करते हैं और अपने पुराने पाथवे के बियॉन्डर इंग्रेडिएंट्स ढूंढते हैं। यही उनके कॉमन ट्रेट है। इसका मतलब है कि जो ईवल स्पिरिट इंस जैंगविल में है, वो उस पाथवे के इंग्रेडिएंट्स की तलाश करेगा। क्लेन के हाथ में लेटर था और वो सोचने लगा। फिर अचानक एक याद आई। वे पॉइंट आइलैंड पर जब क्लेन ने इंस जैंगविल से सामना किया था, तब इंस किसी पावरफुल हंटर पाथवे के डेमिगॉड से पीछा किया जा रहा था। क्या ये उसी ईवल स्पिरिट का परिणाम हो सकता है? पहले क्लेन सोचता था कि शायद इंस को रॉयल फैमिली के किसी फैक्शन ने कमीशन दी थी और कुछ भूल हो गई, जिससे उसे पावरफुल हंटर्स का पीछा मिल गया। पर अब एक और संभावना उभर के आई। शायद वो ईवल स्पिरिट हंटर पाथवे के बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स चाहता था, और जब उसने इंस के शरीर को कंट्रोल किया तो उसने हंटर पाथवे के बियॉन्डर्स को हंट किया। इससे उसे हंटर पाथवे के शक्तिशाली लोग टारगेट हो गए और इंस की खोज हो गई। जितना क्लेन सोचता, उतना ही ये थ्योरी प्लॉजिबल लगती थी। यही एक तरीका था जिससे 008 सहित इंस को ट्रेस किया गया था। इसी वक्त एंजो और लडविल क्लेन के पैर दबाकर नील कर रहे थे और मसाज कर रहे थे। क्लेन ने कहा, फिलहाल मैं सोच रहा हूं कि ये हंटर पाथवे का ईवल स्पिरिट हो सकता है। लेनर्ड को लिखूंगा और इन्वेस्टिगेशन उसी दिशा में स्टीयर कराऊंगा। ये फेलो एक्टिंग में बुरा है, शायद खुद को एक्सपोज कर देगा, शायद वो कोई इमेजिनरी इन्फॉर्मेंट बना देगा। तभी क्लेन की आंखें चमकी। वो अचानक बैठ गया और अपने दोनों मैरिनेट्स को असमंजस में छोड़ गया। उसने याद किया, जिस ईवल स्पिरिट को उसने पहले देखा था वो भी हंटर पाथवे का था। रेड एंजल मेडिसी का मेन बॉडी और 2 सीक्वेंस 1 एंजल्स की रेमनेंट साइकीज उस स्पिरिट में मिलके बनी थी। हंटर पाथवे में इससे बढ़कर ईवल स्पिरिट शायद ही कोई हो। यह तब तक था जब तक ब्लड एम्परर अलिस्टर ट्यूडर की साइकी बची ना हो। पहले इंस बैकलैंड में था और वही रेड एंजल्स ईवल स्पिरिट भी बैकलैंड में थी। दोनों साइड्स हंटर पाथवे से जुड़े थे। क्या जो इंस में बैठा है वो रेड एंजल ईवल स्पिरिट ही हो सकता है? ये सोचकर क्लेन का माथा फट गया। फिर उसने एक और इनडायरेक्ट प्रूफ याद किया। 008 की यूनिक ट्रेट ये है कि जो इसे जानता है वो भी इसे पता चल जाता है। एज अ किंग ऑफ एंजल्स जो सेकंड एपॉक से बचा था, रेड एंजल मेडिसी 008 के बारे में कई बातें जानता होगा। अगर ईवल स्पिरिट ने 008 से जुड़ी कोई बात याद करने की कोशिश की, तो 008 ने भी उस कड़ी का पता लगा लिया होगा। क्लेन ने उस वाक्य को याद किया, प्लेजर वर्किंग विद यू। क्या ऐसा हो सकता है? मगर एक समस्या थी। पहले क्लेन सोचता था कि उस ईवल स्पिरिट में एक सीक्वेंस 1 कैरेक्टरिस्टिक थी। उसे फिर से और कैरेक्टरिस्टिक क्यों चाहिए? शायद वो अभी डाइजेस्ट नहीं कर पाया। क्लेन ने माथा मड़ोड़ा, स्नान करने गया, 4 स्टेप्स काउंटर क्लॉकवाइज लेकर ग्रे फॉग के ऊपर बैठ गया। उसने पेन और पेपर निकाले और डिविनेशन स्टेटमेंट लिखा। The one possessing Ince Zangwill is the evil spirit back in the underground ruins of Alistair Tudor. उसने टोपास पेंडेंट उतारा और स्पिरिट डाउजिंग करने की प्लानिंग की, पर जब उसने आंखें खोली, पेंडेंट स्थिर खड़ा रहा। डिविनेशन फेल हो गया। लेवल बहुत हाई था और ऊपर से 008 भी मौजूद था, और वो रेड प्रीस्ट कार्ड जो एंटी डिविनेशन और एंटी प्रोफेसी प्रॉपर्टीज देता है। कोई आश्चर्य नहीं कि डिविनेशन नाकाम हुई। ये भी एक इनडायरेक्ट कंफर्मेशन था। क्लेन ने फिंगर ब्रॉन्ज टेबल की एज पे थपथपाया और सोच में कहा, लेनर्ड को रेड ग्लव्स लीड करने के लिए कहने के अलावा मुझे भी कुछ करना चाहिए।
अगर जो इंस में बैठा है वो रेड एंजल इवल स्पिरिट है, तो वो बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स कहाँ ढूंढेगा? इंटिस की कैपिटल ट्रियर, फेसैक कैपिटल सेंट मिलोम, या कार्ड ऑफ ब्लास्फेमी के एक्टिवेशन और सील का इस्तेमाल करके बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक कन्वर्जेंस का नियम लागू करेगा ताकि बियॉन्डर्स खुद उसकी ओर आकर्षित हों, जैसे मॉथ्स आग की तरफ। हाँ, मेडिसी परिवार के डिसेंडेंट्स बैंसी हार्बर में थे, भले ही वो डिस्ट्रॉयड हो गया हो, वहां कुछ बरीड मिल सकता है। रेड एंजल की प्रोवोकेटिव नत्यूर लेनर्ड के लेटर के डिस्क्रिप्शन से मेल खाती है। शायद उसने जानबूझकर कुछ बैंसी में छोड़ दिया हो। इसी सोच के साथ क्लेन ने द वर्ल्ड यानी गरमैन स्पैरो की इमेज कंजोर की और हैंगमैन से कहा कि वो फिर से बैंसी जाएं और थरो इन्वेस्टिगेशन करें। फिर क्लेन ने सोचा, अगर साबित हो जाए कि इंस में रेड एंजल इविल स्पिरिट है, तो वो बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक कन्वर्जेंस के कानून का इस्तेमाल करके इंस जैंगवल को ट्रैप में फंसा सकता है। उसी दिशा में योजना बनाई जा सकती थी। हंटर पाथवे। इसी बीच क्लेन को वेस्ट बालम में घूम रहे 2 हंटर्स की याद आई। उसने स्लाइड फ्राउन किया और एनालाइज करने लगा। ईस्ट बालम और वेस्ट बालम दोनों बड़े थे। इंस की लास्ट अपीयरेंस वाली सिटी और नॉर्दर्न स्टेट के बीच दूरी बहुत है। यदि वो डेमीगॉड है तो भी यात्रा में आधा महीना लग सकता है। सिद्धांत, डैनिट्स और एंडरसन को अचानक रेड एंजल इविल स्पिरिट का सामना नहीं होना चाहिए कन्वर्जेंस की वजह से। उनकी सीक्वेंसेस भी कम है, पर पूरा भरोसा नहीं दिया जा सकता। वेस्ट बालम, नॉर्दर्न स्टेट, कुकवा सिटी। डैनिट्स ने एंडरसन की तरफ देखा और अचानक बोल दिया, मैं कुछ इन्वेस्टिगेशन करने जा रहा हूं, तुम मेरे पीछे क्यों चल रहे हो? लॉजिकली तुम्हें फॉक्सी के बहरेंस हार्बर वापस जाना चाहिए। चैप्टर 935 मीटिंग अप। एंडरसन एक क्रीम कसा हुआ ब्रेड का टुकड़ा खा रहा था। उसने डैनिट्स की तरफ देखा, सोचते हुए बोला, मालूम नहीं क्यों, पर मुझे वेस्ट बालम छोड़ने का मन नहीं कर रहा। हाँ, यहां हूं तो एक ट्रेजर हंटर होके खाली हाथ कैसे लौट सकता हूं? यहां के वृहद झुंगलों में अनगिनत अबैंडन मंदिर हैं। सोना, ज्वेलरी, एंटीक चीजें और शायद कुछ मिस्टिकल आइटम भी, सब मेरी रेस्क्यू का इंतजार कर रहे हैं। डैनिट्स ने चन उठा के ग्लास में बचे हुए ग्वादर को एक झटके में पी लिया। ये वेस्ट बालम का स्थानीय फल है, ऑरेंज येलो रंग, सौर में थोड़ी स्वीटनेस, प्यास बुझाता और गर्मी कम करता है। थोड़ी कैफीन भी होती है जिससे व्यक्ति थकान से लड़ सके और जागा रहे। कप रखा, नैपकिन निकाला और मुंह पोंछते हुए डैनिस ने तंज कसा, तुम्हारे इरादे पर मुझे शक आता है। एंड आई होप सो। एंडरसन हंसा, बिल्कुल बेपरवाह अंदाज में। उसने अपना नाश्ता कॉफी के साथ मैच किया। ईस्ट और वेस्ट बालम में अच्छी क्वालिटी की कॉफी उगती है, थोड़ी कम फेमस मगर जबरदस्त स्वाद वाली। एंडरसन ने मुस्कुराते हुए कहा, असल में ये अरेंजमेंट बढ़िया है। मैं फ्री प्रोटेक्शन दे रहा हूं और तुम इंटरप्रेटर हो, सबका फायदा होगा। डैनिट्स, जो कि खुद सीक्वेंस 7 था और कई फैक्शंस के लिए वांटेड था, सर में हल्का सा अचरज महसूस करके बोला, पर कुछ मौकों पर मैं तुमसे दूर रहने को भी कहूंगा। इफ यू से प्लीज देन नो प्रॉब्लम, एंडरसन बोला। डैनिट्स ने हुड ओढ़ ली और होटल के बाहर निकलते हुए आज की इन्वेस्टिगेशन शुरू करने की तैयारी की। बीच में वो अचानक बोला, क्या तुम्हें कभी ऐसा होता है, एंजल का डिसेंट का ड्रीम, जहां वो अपनी लेयर्ड विंग्स से तुम्हें रैप कर लेती है? और न सिर्फ ड्रीम, कुछ बार मैं जागते हुए भी वही हेलुसिनेशन देखता हूं। एंडरसन ने डैनिट्स के पहनने वाले बॉक्सिंग ग्लव की ओर देखा और कुछ सेकंड सोचकर हंसा। क्या तुम किसी सीक्रेट एग्जिस्टेंस के बिलीवर हो, या किसी एंशंट आइटम से कॉन्टैक्ट हुआ है? डैनिट्स का चेहरा जम गया, पर उसने मजबूरन मुस्कान बनाई। वे तीनों पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर निकले, जिनमें से एक मालिक, 2 सर्वेंट। मालिक लंबा ब्राउन स्किन, नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट स्टाइल सिल्क टॉप हैट, ब्लैक फॉर्मल सूट और सोने का इनले केन लिए था। 2 सर्वेंट्स प्लांटेशन वाले लोकल्स जैसे लगे। एक मिक्स ब्लड था जिसके कमर पर रेपियर लटका था, शायद बॉडीगार्ड की भूमिका निभा रहा था। एंडरसन ने अनायास ही लोगों को असेस किया और फिर डैनिट्स के पीछे सड़क पर चला। उसने घोड़े के खींचे हुए या मैन्युअली उठाए जाने वाले कॉफिन्स पर ध्यान दिया और हंसकर कहा, एक ट्राई करें? अजीब हैं पर इंटरेस्टिंग। एक बार आदत पड़ जाए तो मौत से डर कम हो जाता है। शायद किसी दिन ढक्कन खोलकर फिर खड़े भी हो जाओ। डैनिट्स ने बिना झिझके मना कर दिया, मैं एक पायरेट होकर लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म्स का थोड़ा बहुत फेथ रखता हूं। कुछ चीजें टैबू होती हैं, कॉफिन्स उनमें से एक है। आई डोंट हैव टैबूज, एंडरसन ने कहा और कुछ डेलेक्सी निकाले, पेपर बॉय से न्यूज़पेपर्स खरीद लिए। ईस्ट और वेस्ट बालम की सिटीज में पेपर बॉयज उतने ही कॉमन थे जितने नॉर्दर्न में थे। मैनुअल लेबर सस्ता और बच्चे फैमिली इनकम में मदद करते हैं। डैनिट्स ने सड़क के अंत में एक फॉरेन कैरेज की तलाश करते हुए एंडरसन से एक न्यूज़पेपर लिया और तेजी से पढ़ने लगा। अचानक उसकी आंखें एक न्यूज़ पर अटक गईं। इनफेमस पायरेट हु कॉल्स हिमसेल्फ एडमिरल हेल लडवेल हैज बीन किल्ड बाय द क्रेजी एडवेंचरर गैमन स्पैरो। और फिर लिखा था, हिज ब्लैक ट्यूलिप एंड एंटायर क्रू हैज बीन टेकन ओवर बाय मिरेला हु क्लेम्स टू बी डेथ्स एनवॉय। डैनिट्स का मुंह खुला रह गया। वो अब समझ गया था कि गैमन स्पैरो से सावधान रहने की चेतावनी क्यों दी गई थी।
ये पागल एडवेंचरर सचमुच 7 पायरेट एडमिरल्स में से सबसे स्ट्रांग लडविल को मार चुका था। लगभग 10 सेकंड के बाद डेनिट्स ने बेहोशी सी हालत में न्यूज़पेपर एंडरसन को थमा दिया। ये देखो, एंडरसन ने न्यूज़पेपर लेते ही झट से स्कैन किया। थोड़ी चुप्पी के बाद उसने विसिल किया और हंसकर कहा, उसका नया निकनेम होना चाहिए, पायरेट एडमिरल नेमेसिस। डेनिट्स ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, पहली बार जब मैंने उसे देखा था तो मुझे उसकी भयावहता का एहसास हुआ था, पर इतना भी नहीं सोचा था। दूसरी तरफ क्लेन एक लग्जूरियस कमरे में रह रहा था। खिड़की के पास खड़े होकर उसने दोनों हंटर्स को देखा। उसने कफलिंग रब किया, लेटर खोला और लिखना शुरू किया। आई सस्पेक्ट दैट द evil spirit that possesses in Zangwill is from the hunter pathway. You can carry out more investigations in this regard. Along with this letter is a soul assurer's beyond a characteristic. It comes from a pitiful person who was grazed. I liberated him and promised to return his characteristic to the church of Evernite. ईस्ट बालम में सुबह की मीटिंग के लिए तैयार होते हुए लेनर्ड को एक एंजल मैसेंजर दिखा, जिसके 4 ब्लॉन्ड रेड आइड हेड्स थे। वो पहले से इस्तेमाल कर चुका था और लेटर प्राप्त कर लिया। उसने उसे खोलकर देखा और आइटम पर ध्यान लगाया। ये नाइट स्काई जैसा रिस्प्लेंडेंट था। लेनर्ड ने गहरी सांस ली और कहा, एज एक्सपेक्टेड, इट्स अ बियॉन्ड अ कैरेक्टरिस्टिक। क्लेन अभी भी चर्च और नाइट हॉक्स के प्रति फ्रेंडली था। लेनर्ड ने फिर 2 ट्रांसपेरेंट डेड रिंग्ड वर्म्स निकाले और एनवेलप में रख दिए। उसने गहमन स्पैरो के मैसेंजर को बुलाया, उसे दिया और एक गोल्ड कॉइन चुकाया। फिर उसने अपनी ऊपर की 2 बटन ढीली की और जमीन की तरफ चला गया, अंडरग्राउंड की ओर। रास्ते में उसकी डैली से सामना हुआ। वो अभी भी स्पिरिट मीडियम के वेश में थी। उसने सामान्य आवाज में पूछा, कोई नया क्लू? गैमन ने कहा, इट इज सस्पेक्टेड टू बी एन ईविल स्पिरिट ऑफ द हंटर पाथवे। लेनर्ड ने बिना देर किए बता दिया, तो ये महसन ये महसूस कर रही हैं। एंडाली ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, तो शायद इसका इंस्टिंक्ट प्रोवोकेटिव होगा। ये खुद क्लूज छोड़ेगा, लेकिन वही क्लूज कभी कभार मिस डायरेक्शन भी होंगे। दूसरी तरफ ब्लू एवेंजर के कैप्टन एल्जर के कैबिन पर नॉक हुआ। एल्जर ने ब्रास सेक्सटैंड रखकर कहा, कम इन। एक सेलर अंदर आया। साथी उसे आगे बढ़ने को कह रहे थे। उसने दाहिना हाथ सीने पर मारा और कहा, होली लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म्स। एल्जर ने वही जवाब दिया और बोला, पता चला है कि बांसी हार्बर के रूइंस में कुछ वैल्यूएबल आइटम्स मिले हैं। सोच रहे हैं क्या हम फिर से वहां जाएं? एल्जर ने सूनी आंखों से सुना और कहा, ठीक है चलो, पर डेस्टिनेशन न बताओ। अगर बीच में कुछ ना हो तो हम वहां एक दिन रुकेंगे। सेलर ने खुशी से कहा, आय आय कैप्टन, मे द स्टॉर्म बी विद यू। एल्जर ने अकेले में लैंटी प्रूफ का एक कप लिया और बिना किसी खुशी के धीरे धीरे पीने लगा। वो समझ चुका था, ये कुछ नया नहीं। बांसी हार्बर के रूइंस में सामान मिलने की खबर उसने ही डिस्गाइज में फैलाई थी, ताकि क्रू खुद बार बार जाल लगाए, और अगर कुछ मिल भी जाए तो सस्पेशन उससे हट जाए। आर्टिजन सील्फ की मॉनिटरिंग हमिट कैटला के जिम्मे थी। ऑरोरा ऑर्डर की इन्वेस्टिगेशंस के चलते एक पायरेट एडमिरल और फ्यूचर रोस्ट्राड आर्किपेलागो के आसपास था, जो मोजेस एसेटिक ऑर्डर का एक इंपॉर्टेंट बेस कहा जा रहा था। एल्जर ने वेव्स की ओर देखकर धीमे से कहा, बांसी। दूसरी तरफ क्लेन ने थोड़ी रीऑर्गेनाइज की और ग्रे फॉग के ऊपर आते हुए रेडियो ट्रांसीवर को रियल वर्ल्ड में वापस लाया। उसने खुद से कहा कि वो सिर्फ 2 ही प्रश्न पूछेगा, बचे हुए सीमित संसाधन और जोखिम को ध्यान में रखते हुए। कमरे में अंधेरा और ठंडक छा गई। अनमैन्ड ट्रांसीवर धीरे धीरे क्लिकिंग की आवाजें निकालने लगा, जैसे किसी सीक्रेट कम्युनिकेशन का संकेत। कमरों की खटखट के बीच एक सफेद ब्रह्मई कागज रेडियो ट्रांसीवर से निकलकर फड़ो फड़ो गिरा। उस पर लोइनीज लिपि में शब्द उकेरे थे, एग्जॉल्टेड ग्रेट मास्टर, आपकी छोटी सी वफादार और नम्र सेवक अरोडिज आपकी पुकार का जवाब देने आया है। क्या आप जानते हैं डॉक्टर एरन सेरेस का शिशु पिछली रात को जन्मा? क्लेन ने सुकून भरी सांस ली और मन ही मन कहा, शुक्र है मैंने मैजिक मिरर से समय पर संपर्क कर लिया। फिर नई सी पंक्तियां क्लिक क्लिक करते हुए आईं। आने वाले बदले की तर्ज पर अब आपकी बारी है, कोई प्रश्न पूछें। क्लेन सोचता इंस जैंगविल या 008 या रेड एंजल एविल स्पिरिट के बारे में पूछना चाहता था, पर ग्रे फॉग के ऊपर उसकी डिविनेशन फेल हो चुकी थी। अरोडिज उस सब को देख नहीं पाता, और अगर वो 008 के बारे में जान गया तो बदले में वो भी मुझे पहचान लेगा। ये स्थिति क्लेन के लिए फायदेमंद नहीं थी। वो छुपकर नाटक निर्देशित करना चाहता था। 2 सेकंड सोचने के बाद उसने सीधा सवाल पूछा, पोषण औषधियों की डाइजेशन को तेज करने के क्या उपाय हैं? काले अक्षरों में वही सफेद कागज बोला, अच्छा अभिनय करो। क्लेन कुछ पल चुप रहा, धीरे से सांस ली।
उसने समझ लिया अभी इंस जैंगविल का दिखना उसके लिए जल्दी था। उसे मैरियोनेटिस्ट पोशन पचाने के लिए करीब 2 महीने और चाहिए थे। अगर वो पूरी तैयारी कर लेता, सामग्री जुटाकर और समय आने पर इंस पर एक सटीक हत्या करवा देता, तो सीक्वेंस एडवांसमेंट भी साथ में हासिल हो सकता था। पर इंस अपनी मर्जी से यहाँ आकर खुद को दिखा रहा था, क्लेन की सोची हुई योजना के अनुरूप नहीं। शायद ये मौका 2-3 दिनों में नहीं गढ़ा जा सकता था। अरोडेस का जवाब डिप्रेसिंग था। इस तरह की चीजें जबरदस्ती नहीं होती। क्लेन ने ठान लिया वो दोनों मामलों को जोड़कर नहीं रखेगा। रिवेंज प्राथमिक लक्ष्य रहेगा, बशर्ते सफलता की संभावना हो। वो ये अवसर इसे मिस नहीं करना चाहता था। 10 महीने से भी कम समय बीता था, पर उसके लिए ये बहुत लंबा लगा। उसने फिर रेडियो की तरफ देखा और गंभीर स्वर में पूछा, जब मैंने विनर मार्ionette से खुद को देखा तो मुझे पता चला कि फेट पाथवे के बियॉन्डर्स मेरी ओर ऐसे प्रतिक्रिया क्यों करते हैं। अब आप बताइए, जब आप मुझे देखते हैं तो आप क्या देखते हैं? कमरे में अचानक चुप्पी गहरी हुई। पागस फिर धीरे धीरे हिलकर काले सफेद शब्दों में बोला, मैं तुम्हारे में सपोर्ट और डोमिनेंस देखता हूं। क्या तुम इस प्रश्न से संतुष्ट हो? सपोर्ट, डोमिनेंस। क्लेन को ये शब्द समझने मुश्किल से आए। अरोडेस के पास जरूरी ज्ञान न होने की वजह से वो स्पष्ट व्याख्या न दे सका। मदर ट्री ऑफ डिजायर की खोज के नजदीक पहुंचते हुए क्लेन ने उत्तर स्वीकार कर लिया। ठीक है, यही काफी है, तुम वापस जा सकते हो। क्लिक। अपनेपन के साथ सफेद कागज फिर दिखाई पड़ा। ऑल राइट ग्रेट मास्टर, अलविदा। आपका वफादार सेवक अरोडेस सदैव आपकी सेवा में। इस बार मैजिक मिरर ने हाथ हिलाने का छोटा सा चित्र बनाना ही भूल गया। क्लेन ने मुस्कुराते हुए 4 कदम पीछे हिलकर ग्रे फॉग के ऊपर चला गया। वो द वर्ल्ड गहरमन स्पैरो को बुलाकर मैम हर्मिट कतैलिया को सूचित करता है, मिस्टर फूल द्वारा मांगी गई मिथिकल क्रीचर की ब्लड अब उपलब्ध है। कतैलिया पूरी ताकत हासिल करने के लिए इस ब्लड का उपयोग करके एक त्वरित सहायता देने का माध्यम प्रदान करें। कुछ ही देर में कतैलिया रिचुअल करती है और एक आइटम द फून को सैक्रिफाइस करती है, ये रिक्वेस्ट करते हुए कि ये आइटम द वर्ल्ड को दिया जाए और इसका सिद्धांत ये हो कि ये थोड़े समय के लिए किसी के फॉर्मर सेल्फ की कुछ शक्ति उधार दे सके। क्लेन चकित रह जाता है। ये तो सीक्वेंस 3 स्कॉलर ऑफ योर की शक्तियों जैसा लगता है। द फूल ने उसे एक आइटम सौंपा। बैंत के सिरे पर लंबा पारदर्शक रत्न एम्बेडेड और उस पर जटिल रहस्यमयी 3 द्यामीय चिन्ह अंकित थे। क्लेन 2 चिन्ह पहचान लेता है, आधा अधूरा प्यूपिललेस आई और आधा अधूरा कॉन्टॉर्टेड लाइंस। क्या ये सीक्वेंस 0 द फूल की ओर इशारा करने वाला आइटम है? ये बैंत अजीब सी पहचान लगी, थोड़ा सा लिटिल सन के क्रिस्टल बॉल जैसा। क्लेन ने प्रयोग ना करने का फैसला किया। ऐसे आइटम्स अक्सर वन यूज होते हैं। उसने झट से जंक पाइल से कागज बुलाकर उन जटिल सिंबल्स और मैजिक लेबल्स को गंभीरता से नोंद लिया। लोइन किंगडम, बैकलैंड, डॉक्टर एरन्स के घर। मास्टर बेडरूम में एक मेड शिशु की देखभाल कर रही थी और नीचे बैंक्वेट पर मेहमान आनंद ले रहे थे। अचानक कमरे के एक कोने में 3 आकृतियां मटीरियलाइज हुईं और उनके आगे क्लेन सिल्क टॉप हैट और ब्लैक फॉर्मल सूट में बिना छिपे खड़ा था। वो एक चाम फेंकता है और एंशिएंट हमीज शब्द फुसफुसाता है, क्रिम्सन। गहरे लाल ज्वाला चमकती है और हल्की सी धमाके की आवाज के साथ सूदिंग शक्ति फैलती है। मेड गहरी नींद में ढल जाती है और बेड पर लुढ़क जाती है। क्लेन अपने दोनों मैरिनेट्स को खड़ा कराता है और बच्चे के पालने की ओर झुककर देखता है। वो सिल्वर सिल्क में लिपटा बच्चा था, फेयर स्किन, मांसल और नाजुक। बच्चा किसी अजनबी से बिल्कुल न डरा, आंखें बड़ी बड़ी देखते हुए अपनी उंगली चूस रहा था। क्लेन ने टोपी उतारकर झुककर कहा, बधाई हो। बच्चे ने हल्के से कहा, यही बात मेरे माता पिता को कहना। क्लेन ने मुस्कुराते हुए सीधे मुद्दे पर आ गया, मैं वो तरीका लाया हूं जिससे तुम कमजोर चरणों में कुछ शक्ति वापस पालोगे। अब मुझे माँ का प्लेसेंटा का वो एक ड्रॉप दे दो। विल ने अपनी मुलायम हथेली खोली। पहले मैं देख लूं, क्लेन ने हैरानी से कहा, तुम कैसे जानते हो कि ये आइटम ही है? विल ने तंजिया स्वर में कहा, यह फेट की इंट्यूशन है। क्लेन ने पीछे से बैंत निकाला और हाथ बढ़ाया। बच्चा बैंत पकड़े उसे जांच कर बोला, यह सिर्फ एक बार इस्तेमाल हो सकता है। हाँ, सिर्फ एक बार। क्या परेशानी है? क्लेन ने प्रस्ताव रखा, तुम अपने लेवल और एबिलिटी से इसके चिन्ह और मैजिक लेबल्स को रेप्लिकेट कर सकते हो। सामग्री जुटाकर और समय आने पर इसे वापस से उसी रिचुअल करके बार बार इस्तेमाल कर सकते हो। विल ने तुरंत काटते हुए कहा, ठीक है, मैं मान लेता हूं, पर याद रखना तुमने ही ये सुझाया था। क्लेन चौंका पर फिर धीरे से माना, हाँ, मैंने सुझाया था।
बच्चे ने मुस्कुराते हुए दूसरी हथेली खोली। मैंने तुम्हारे लिए इसकी व्यवस्था कर दी है। कुल 2 ड्रॉप्स, एक ट्रांजैक्शन के लिए और दूसरा तुम्हारा कमीशन। क्लेन उत्साहित हुआ और झट से विल की हथेली देखी। 2 सिल्वर ब्लड की बूंदें वहां थीं, हर एक में अनगिनत सूक्ष्म विलक्षण इल्यूजनरी व्हील्स घूमते दिखाई देते। एक व्हील जिसका सिर पूंछ से जुड़ा था। एक नजर भरने से क्लेन का दम घुटसा गया। उसने सोचा और अजिक के कॉपर विसल वाली आयरन सिगार केस निकाली। उसने दोनों ड्रॉप्स को सील कर दिया। तुम्हारी उदारता के लिए धन्यवाद, क्लेन ने ईमानदारी से कहा और पूछा, क्या इसे चाम बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? बच्चे ने उंगली चूसते हुए कहा, बिल्कुल। चिन्ह जिनकी कार्विन करनी है तुमने देख ही लिया है। जो कॉम्बिनेशन तुम चुनते हो बाकी सब तुम्हारे लक पर निर्भर करेगा। क्लेन ने एक और सवाल पूछा, किसे प्रार्थना करूं? विल ने खिलखिलाकर उत्तर दिया, एम्प्रेस ऑफ मिसफॉर्च्यून एंड हॉरर। चैप्टर 937 सेवरल डेज लेटर। एम्प्रेस ऑफ मिसफॉर्चून एंड हॉरर। ये नाम सुनकर क्लाइन का दिमाग घूम गया। सोचने लगा, यही तो गॉडेस का क्षेत्र है। मिसफॉर्चून यानी बैड लक, और वो फेट का हिस्सा है। यदि कोई चीज़ फेट से जुड़ी है तो गॉडेस के पास अथॉरिटी होती है। विल ऑसेप्टिन का सुझाव इसलिए भी समझ में आने लगा। शायद उस नज़रिए से वो हमेशा सोचता रहा कि मैं एवरनाइट का ब्लेसिड हूँ, पर मैंने खुद पर ध्यान नहीं दिया था। सेंट सैमुअल कैथीड्रल जो हुआ, उस पर यह बात और स्पष्ट हो गई। क्लाइन चौंका, फिर एनलाइटेंड हुआ। वो धीरे से बोला, अगर मैं गॉडेस को प्रार्थना करूंगा तो चाहे कोई भी सिंबल चुनूं, फाइनल प्रोडक्ट का असर ज्यादातर बैड लक के डोमेन की तरफ झुकेगा। ये तो कॉमन सेंस है। बच्चे ने जो चांदी के सिल्क में लिपटा था जोर से चिल्लाया। क्लाइन ने पुष्टि पाकर मुस्कुराया और पूछा, तुम्हारा नाम अब भी विल ऑसेप्टिन है? अगर तुम चाहो तो रखो, पर मेरा पूरा नाम अब विल सेयर्स हो गया है, बच्चे ने बेरुखी से कहा। क्लाइन ने पूछा, अगर मुझे 008 के विल्डर से निपटना हो तो सुझाव क्या होगा? विल ऑसेप्टिन ने अचानक जोर से रोया, वाह, और क्लाइन ने मुस्कुराकर पीछे हटते हुए देखा कि मेड जागने वाली है। वो तुरंत तीनों साथियों के साथ गायब हो गया। दूसरी ओर रॉस्टेड सी पर फ्यूचर जहाज बायम रेजिस्टेंस के प्राइवेट हार्बर में लगी थी। हर्मिट कैटलिया एक रिचुअल कर रही थी। कैंडल लाइट से एक इल्यूजरी डोल खुला और वहां से एक ड्रॉप सिल्वर ब्लड निकली जो हवा में घूमती हुई उसके पास पहुंची। उसने आंखें बंद कर लीं और उस ब्लड के रूप को देखा, एक अलूफ मिस्टीरियस व्हील जो घूमते हुए सिल्वर स्नेक बन गया और उसकी हेड टेल से जुड़ी थी। कैटलिया ने मिस्टर फूल का बार बार धन्यवाद किया और खून को एक कंटेनर में सावधानी से रख लिया। क्वीन मिस्टिक्स मॉन्स्टर पाथवे की जानकारी मिलने और मिस्टर फूल से एंजल ऑफ फेट ओरोबोरोस के अस्तित्व का पता लगने पर कैटलिया ने अनुमान लगाया कि ये ब्लड किसी लाइफ स्कूल ऑफ थॉट के शायद सीक्वेंस 1 एंजल का हो सकता है या फिर कुछ और। मिस्टर फूल के पास कम से कम 2 एंजल्स इस्तेमाल करने की क्षमता थी और उसके बिलीफ का फैक्शन ऑर्थोडॉक्स चर्चेस जितना असर रखता था। एक अवेकनिंग एंशिएंट गॉड वाकई में डरावना था। कैटलिया ने अपनी प्रिपरेशन स्मूथली जारी रखी। 1 महीने के अंदर सीक्वेंस 4 की कोशिश करने की योजना थी। दूसरी ओर अतिवृष्टि से एटमॉस्फेयर के बीच, प्लेन्स के बीच बसी नॉइज सिटी के पास सिटी ऑफ सिल्वर की छोटी पर मजबूत एक्सपेडिशन टीम पहुंची। चीफ कॉलिन इलियाड लीड कर रहे थे। उनके साथ शेपर्ड लोविया, 2 सीक्वेंस 5 गार्डियंस लेजियर और गॉनलुन और सीक्वेंस 6 नोटरी डेरिक बर्ग थे। कॉलिन ने स्वॉर्ड्स निकाली, उन पर ऑइंटमेंट लगाई और 3 छोटे मेटल बॉटल से पोशन पिया। लेजियर और गॉनलुन ने कॉम्बैट की तैयारी की। डेरिक ने होली ओथ से अपनी एजिलिटी बढ़ाई। वार्म कंसेंट्रिक रिंग्स ऑफ लाइट टीम को करेज और स्ट्रेंथ दे रही थीं। कॉलिन ने लोविया से कहा कि वो आगे की सड़कें लाइट करे और आदेश दिया कि टीम अलग न हो। शेप शिफ्टर्स अलग करवाकर अपने टीममेट्स को एक्सप्लॉइट करते हैं, इसलिए छोटे पर मजबूत दल का चयन किया गया था। गॉनलुन ने पूछा कि क्या हम शेप शिफ्टर को हंट करें? कॉलिन ने साफ मना किया कि यह बहुत खतरनाक है और इससे हम अपने ही लोगों को मार सकते हैं या नॉइज सिटी में खो सकते हैं। डेरिक ने पूछा कि क्या यह सिटी जायंट किंग्स कोर्ट के तहत थी? कॉलिन ने बताया कि हाँ, पर यहाँ के पास एक और एंशिएंट गॉड का क्षेत्र है, किंग ऑफ डेमोनिक वुल्व्स, द अनाहिलेटर फ्लेग्रिया। डेरिक ने सनलाइट की शक्ति से आसपास की खंडहित सड़कें और बिल्डिंग्स इल्यूमिनेट की। पहेली सी छवि में वहाँ के लोग लिनन क्लोथ्स या एनिमल हाइट्स में दिखाई दिए और उन्होंने एक्सपेडिशन टीम को देखा। दूसरी ओर बैंसी हार्बर के रुइंस रात में और भी शांत और डरावने लगते थे। रेवंस की आवाज़ और वेव्स की आवाज़ भी उस खामोशी को नहीं मिटा सकती थी। ब्लू एवेंजर के सेलर्स उत्साह में ग्रुप्स में सर्च करने लगे। कैप्टन एल्जर अकेले रुइंस में टहल रहा था। विप ऑफ माइंड रिंग और ब्लेड ऑफ पॉइजन उसके साथ थी। उसने टेलीग्राफ ऑफिस के पास 2 ब्लड रेड सिलुएट्स देखी। जमीन पर 2 फ्रेश ब्लड स्ट्रीक्स, मानो अभी भी थोड़ी लाइफ बची हो। दीवार पर एक म्यूरल जैसी तस्वीर बनी थी, एक आर्मर्ड मॉन्स्टर जिसका सिर स्क्विड जैसा, हाथ में ट्राइडेंट और उसके पीछे बर्ड फेदर केप। ये रोज रिडेम्पशंस के पर्सपेक्टिव में लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म्स का वॉब्ड रूप था। एल्जर के अंदर कुछ उतल पुतल हुई। ये वही चीज थी जिसे द वर्ल्ड चाहता था कि वो बैंसी आर्बर में खोजे। उसने वहां से कुछ नहीं छेड़ा, फिर धीरे से दूसरी दिशा में चल दिया, बस उस म्यूरल को साइलेंट तरह से देखता हुआ। अबव द एंडलेस ग्रे फॉग,
प्राचीन और विशाल महल में क्लेन द फूल की हाई बैक चेयर पर बैठे हुए उस क्रिम्सन सितारे को देखते हैं जो द हैंग्ड मैन का प्रतिनिधित्व करता था। लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म्स का वो विकृत चित्र रोज रिडेम्पशन के किसी सदस्य द्वारा छोड़ा गया, और रेड एंजल मेडिसी रोज रिडेम्पशन के संस्थापकों में से एक। क्लेन ने अपने एनालिसिस को जोड़कर लगभग निश्चित कर लिया था कि इंस जैंगविल को जिस ईवल स्पिरिट ने घेरा है वो वही रेड एंजल ईवल स्पिरिट है। धूसर शांति में वो एक देव प्रतिमा की तरह स्थिर बैठा रहा। कितना समय बीत गया शायद खुद उसे भी नहीं लगा। फिर उसने हल्का सिर हिलाया और धीमी सांस छोड़ी। अगले ही पल उसका रूप गायब हुआ और वो रियल वर्ल्ड में लौट आया। वो बिना किसी योजना के, बिना किसी कैलकुलेशन के सीधे वापस सो गया। उसने खुद को रोका नहीं, उसे उस रात की नींद चाहिए थी। सुबह वो उठा, रोज की तरह खिड़की तक नंगे पांव चला गया, पर्दे खोले। नीचे सड़क पर डानिट्स स्थानीय वेस्ट बालम के पहनावे में हुडेड क्लोक पहने और अपना आयरन ब्लैक बॉक्सिंग ग्लव सीने से चिपकाए जल्दी जल्दी दक्षिण की ओर जाने वाले एक चौक की तरफ भाग रहा था। आज वो एक स्थानीय रूलिंग फैक्शन से मिलने जा रहा था, आर्म्स डील पर उनकी राय जानने। एंडरसन पीछे नहीं गया। वो स्क्वायर के किनारे बैठकर अपने लेफ्ट हैंड पर एक अजीब सा पपेट पहने वेंट्रिलोक्विस्ट एक्ट कर रहा था। दो आवाजों में पपेट और खुद को लड़वाता हुआ। लोग हंस भी रहे थे, पर समस्या ये थी कि वो इंटिस भाषा में बोल रहा था जिसे यहाँ कम ही लोग समझते थे। क्लेन उसे देखते हुए सिर झुकाए सोचता, फॉक्सी का स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर इस तरह क्राउड के बीच दिख रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। दूसरी ओर ईस्ट बालम में सोस्ट की रेड ग्लव्स टीम के टेम्परेरी ऑफिस में वाइन रेड बालों वाली सिंडी कुछ टेलीग्राम्स लेकर उछलती हुई अंदर आई। न्यू क्लूज। सोस्ट ने कॉफी कप रखा। लेनर्ड और डैली ने दरवाजे की तरफ देखा। सिंडी ने उत्साहित होकर बताया, एम्परर रोजेल ने कहा था, जहां वो जाता है, जो छूता है, जो छोड़ता है, सब एक साइलेंट विटनेस बनता है। इसी तरह कई जगहों पर इन जैंगविल देखे जाने की रिपोर्ट्स मिली हैं और हमने एक पूरा ट्रेजेक्ट्री तैयार कर लिया है। और यह भी देखा गया है कि वो इंटिस के कॉलोनीज के पास जाता है, फिर तुरंत दूर चला जाता है, फिर वापस आता है, जैसे वो लेनर्ड ने खुद को रोक नहीं पाया, धीरे बोला, जैसे वो ऑसिलेट कर रहा हो। सिंडी ने वही शब्द पकड़ लिया, यस, ऑसिलेटिंग। फिर जो जानकारी मिली उसमें लिखा था, इन जैंगविल ने कुछ इंटिस मिलिट्री स्पाइज मारे थे, कुछ बियॉन्डर इंग्रेडिएंट्स खरीदे थे वॉरियर, हंटर और बार्ड पाथवेज के। लेनर्ड के मन में एक ही थॉट गूंजा, हंटर पाथवे, बिल्कुल वही। क्लेन सही था। अब वो कैसे अपने साथियों को बता सकेगा कि इंस को हंटर स्पिरिट ने घेरा है? उसी वक्त डैली ने सटल इशारे से उसे रोका। अभी नहीं। लेनर्ड चुप हो गया। तभी डैली ने अपनी जगह पर टेलीग्राम थपथपाया और बोली, आई हैव एन आइडिया। सबकी नजरें उसकी ओर। आई सस्पेक्ट इंस जैंगविल इज पोजेस्ड बाय एन इविल स्पिरिट। लेनर्ड डर गया। ये क्या कर रही है? सब शक करेंगे उस पर डैली रुकी नहीं। वो गेट कीपर था, अब नाइट वॉचर है। उसका शरीर ईविल स्पिरिट्स को एकोमोडेट कर सकता है और 008 उसी के पास है। अगर मैं उसकी जगह होती तो जरूर एक स्ट्रॉन्गर ईविल स्पिरिट ढूंढती। फिर जब तक वो पूरी तरह कंट्रोल में ना आए, वो कॉन्ट्रडिक्टिंग बिहेवियर करेगी। टेलीग्राम में जो लिखा है वही। सोचने लगा, लाजमी है। पर यह थियरी तुमने किस आधार पर बनाई? डैली मुस्कुराई। अ वुमेन्स इंट्यूशन। फिर सहजता से बोली, डिस्कशन में सब पॉसिबिलिटीज रखनी चाहिए, चाहे वो कितनी भी एब्सर्ड क्यों ना हो। एक्चुअल इन्वेस्टिगेशन उन्हें एलिमिनेट कर देगी। फिलहाल मुझे यही थियरी सबसे क्रेडिबल लगती है। लेनर्ड समझ गया, डैली उसकी रक्षा कर रही थी, सारी रिस्क खुद पर ले रही थी। सोस्ट ने सिर हिलाया, ठीक है, ईवल स्पिरिट पॉसिबिलिटी को आगे भेजते हैं। आर्क बिशप और हाई रैंकिंग डीकन्स आगे का निर्णय करेंगे। 008 के बारे में हम बहुत कम जानते हैं। दूसरी ओर एक नोटबुक पर काली स्याही से क्विल तेजी से लिख रहा था, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे चला रहा हो। रेड ग्लव्स द्वारा मिली जानकारी से ये थियरी बनी कि इन जैंगविल ईविल स्पिरिट द्वारा पोजेस्ड है। लेनर्ड और डैली भी यही सोच रहे हैं कि ये स्पिरिट हंटर पाथवे की है। तभी एक ठंडी पीली हाथ बाहर आया, क्विल को पकड़ लिया। उसके मालिक डार्क ब्लॉन्ड बालों वाले, एक आंख लगभग काले नीले रंग की, दूसरी में लाल नसें फैली हुई हैं। वो आगे लिखता है, बट इज दिस ट्रूली द केस? विल इवेंट्स अनफोल्ड अकॉर्डिंग टू डैली, लेनर्ड एंड द रेड ग्लव्स एक्सपेक्टेशंस? दूसरी ओर फॉरसेकन लैंड ऑफ द गॉड्स में, नॉइस सिटी के साइलेंट रूइंस में डेरिक की सनलाइट ने सड़कें रोशन की और फिगर्स ने एक साथ टर्न लेकर एक्सपेडिशन टीम को देखा। डेरिक डर से हिल गया। इल्यूमिनेशन रोक नहीं वाला था, पर ट्रेनिंग और अनुभव ने उसे संभाला। वो चीफ के आदेश का इंतजार करने लगा। कॉलिन इलियाद की आंखों में डीप ग्रीन सिंबल्स चमके। वो सिटी को स्कैन कर रहा था। अगले ही पल उसने ग्रंट किया, घुटनों पर गिर पड़ा। उसकी गर्दन पर जटिल सिंबल्स उभरने लगे, हाफ रियल हाफ इल्यूजरी।
साइड में शेफर्ड लोविया दर्द से कराह उठी। उसका शरीर फ्लैश और ब्लड उगल रहा था। उसके शरीर पर सिल्वर आर्मर बनते बिगड़ते हुए ओवरलैप हो रहे थे। कॉलिन की आवाज आई, स्टॉप। डेरिक ने तुरंत इल्यूमिनेशन रोक दिया। मिस्ट ने फिर शहर को ढक लिया। डेड साइलेंस लौट आई। कॉलिन उठा, टावर की तरफ देखा, फिर बोला, मेरी पिछली एक्सपेडिशन से कुछ अलग है, कोई आइडिया? लूविया नीचे झुककर गिरे हुए फ्लैश को उठा रही थी। इस बार उसने अपनी राय दी, हम दूसरे एंट्रेंसेस एक्सप्लोर कर सकते हैं, शायद नए क्लूज मिलें। चैप्टर 939 बेट। कॉलिन इलियड ने लविया की तरफ एक बार देखा पर सीधा जवाब नहीं दिया। उसने जमीन में गड़ी हुई 2 तलवारें निकाली, सिर हिलाया और कहा, ठीक है। पांचों ने नॉइस सिटी के परिमीटर के चारों ओर सर्कल बनाते हुए शहर में प्रवेश की कई कोशिशें की, पर उस शांत और सामान्य सा दिखने वाले शहर का रोजमर्रा का रूटीन उन्हें डरा गया। वे अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पाए। धीरे धीरे लाइटनिंग की फ्रीक्वेंसी घटने लगी और अंधेरा काबिज होने लगा। कॉलिन ने नॉइस सिटी को कुछ सेकंड तक गौर से देखा और बोला, हम पहले एक छोटा कैंप सेट करेंगे, जब डे टाइम होगा तब आगे बढ़ेंगे। ये डे टाइम उस वक्त कहा गया जब लाइटनिंग ज्यादा आती है और अंधेरे के पल कम होते हैं। एक्सपीडिशन टीम ने कोई एतराज नहीं किया। जल्द ही वे नदी के किनारे चट्टानों के बीच एक साधारण कैंप लगा रहे थे। कैंप के किनारे एक बड़ा बोल्डर था जो उन्हें बारिश से बचा सकता था। बॉनफायर जल रहा था और पास में अजीब क्रीचर कार्कसेस का ढेर लगा हुआ था। कभी कभी वे उन्हें लकड़ियों की तरह आग में फेंक देते थे। कॉलिन, लविया और बाकी लोग आग के चारों ओर बैठकर अपने राशन खा रहे थे और उन मॉन्स्टर कॉप्सेस को भी भुना जा रहा था जिन्हें खाकर गंभीर नुकसान नहीं होता। जैसे ही चर्बी सिजल कर रही थी, चीफ कॉलिन ने डेरिक की तरफ देखा और कहा, हम कैंप का निरीक्षण पहले करेंगे, जब वे खाना खत्म कर लेंगे तब हम बदल देंगे। अगर ये कोई और समय होता तो डेरिक शायद कुछ ना सोचता, पर अब पहला ख्याल आया, चीफ मुझसे प्राइवेट तरीके से बात करना चाहते हैं। ठीक है। डेरिक ने बचा हुआ मीट मुंह में खूंसते हुए थंडर गॉड्स रोर उठाया। टुकड़ा तैयार था पर फिर भी घिनौने हरे रंग का दिख रहा था। कैंप के अंधेरे किनारे पहुंचे तो कॉलिन ने गहरी स्थिर आवाज में कहा, नॉइस सिटी मेरे अनुमान से ज्यादा सिनिस्टर और डेंजरस है। तुम क्या सोचते हो कि हमें आगे क्या करना चाहिए? डेरिक ने तुरंत सोचा, चीफ मुझसे हिंट दे रहे हैं। शायद उन्हें पता है कि हंट मुश्किल है और टारगेट बदलने का इशारा कर रहे हैं। मिस्टर वर्ल्ड ने रास्ता बताया था, बिजारो बेन का खून निकालना आसान तरीका। अब हालात देखकर यही प्लान फिजिबल लग रहा था। सोचते हुए डेरिक ने अर्नेस्टली जवाब दिया, हाँ योर एक्सीलेंसी, मेरे कुछ सुझाव हैं। कॉलिन ने आप भरी और जो उसने सीधे कहने का मन था उसे दबा के सिर हिलाया। बताओ। मेरे हिसाब से चूंकि नॉइस सिटी बदल गया है, हमारे लिए अंदर जाना रिस्की होगा। हम शायद शेप शिफ्टर को ल्योर करके बाहर निकाल सकते हैं। डेरिक ने सीधे द वर्ल्ड के मेथड को नहीं दोहराया, पर स्थिति के अनुसार मॉडिफाई करके कहा। कॉलिन ने सीधे इनकार नहीं किया, गंभीर होकर पूछा, तो तुम कैसे ल्योर करोगे? डेरिक ने बिना हिचकिचाए कहा, मेरे पास एक आइटम है जो शेप शिफ्टर्स को बेहद आकर्षित करेगा। इसे अगर हम नॉइस सिटी की बाउंड्री पर रखें तो शेप शिफ्टर बाहर आ सकता है। वृद्ध कॉलिन हैरान नहीं हुआ, उसने आदर से सिर हिलाया। क्या आइटम है? वो जानता था कि डेरिक ने रात में सीक्रेट बिस्टोल रिचुअल किया था। डेरिक ने एक आयरन ब्लैक बॉक्स निकाला जो सिटी ऑफ सिल्वर के स्टाइल से बिल्कुल अलग था। उसने स्पिरिचुअलिटी की दीवार हटा दी और बिना नीचे देखे सिर्फ छू कर बॉक्स खोल दिया। बॉक्स के अंदर पाम साइज्ड ह्यूमन शेप्ड ऑब्जेक्ट था। अंदर ट्रांसपेरेंट लिक्विड भरा हुआ था जो बुलबुले बनाने लगता और काले चमक से रोशनी देता। नजदीक से देखने पर उसमें मैगेट्स घूम रहे थे। यही थी स्पिरिट वर्ल्ड प्लंडरर की ट्रू सोल बॉडी जिसे क्लेन ने पहले हासिल किया था। डेरिक मानता था कि बिजारो बेन के लिए ये बियॉन्डर इंग्रेडिएंट एक अनपैरेलल्ड अल्योर है। ये उसे पूरा बिजारो सॉर्सरर बना सकता था, उसकी लाइफ ऑर्डर में बुनियादी सुधार कर सकता था और उसे डेमीगॉड बना सकता था। इसीलिए क्लेन ने रिस्क लेकर ये ट्रू सोल बॉडी लिटिल सन को उधार दी थी ताकि हंट आसान बने। कॉलिन ने कुछ सेकंड तक उसे देखा और फिर बोला, शायद ये प्रभावी होगा। बॉक्स बंद करो और फिर इसमें स्पिरिचुअलिटी की दीवार जोड़ना बंद करो। बस इसे साथ रखो, देखते हैं वे हमारे कैंप की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। वे? डेरिक ने अनजाने में पूछा। कॉलिन के चेहरे पे कुछ पुराने निशान थे और उसने मुस्कान दी। क्या तुम्हें लगता है नॉइस सिटी में सिर्फ एक शेप शिफ्टर है? अगर आइटम का लेवल कम हुआ तो हमें और भी भयानक मॉन्स्टर आ सकते हैं। डेरिक शर्मिंदा होकर गर्दन खुजाने लगा और चीफ के निर्देश पर बॉक्स बंद करके कपड़ों की छिपी जेब में रख लिया। पेट्रोलिंग में उसने अलर्टनेस बरती पर कोई शेप शिफ्टर अटैक नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद लविया, लेजर और गोनलुन ने उनकी ड्यूटी संभाली और डेरिक आग के पास बैठ गया। तभी उसने ऊपर से आवाज सुनी। कई रेड आइड रेवंस उड़ते हुए घूमने लगे और हवा में स्पाइरल कर रहे थे। ये दृश्य भयभीत कर देने वाला था।
कॉलिन ने तलवार निकाली और ऊपर देखा। आग के दोनों तरफ दो ब्राउनिश येलो हेयर्ड यूथ्स जो लगभग 1.9 मीटर के थे और बच्चे जैसे दिखते थे, वो एकदम खड़े थे और एकदम ब्लैंक नजर से दिख रहे थे। कॉलिन की आंखें तनी और उसने तुरंत चिल्लाया, इल्यूमिनेट। एक यूथ चौंका, फिर समझकर अपने शरीर से वार्म सनलाइट निकाली। उसी समय एक अनकंप्लीट शैडो ने बहते हुए डेरिक के पास से काटा और कॉलिन की तलवार ने फेक डेरिक को चीर दिया। ये एक शैडो ब्लरी और ट्रांसपेरेंट था। उसी समय एक रेड आइड रेवन नीचे गिरा और उसका शरीर फूलकर पिच ब्लैक शैडो में बदल गया। ऊपर उस शैडो पर एक घोस्टली ब्लू सिंगल आई छिलमिला रही थी और उसके आसपास छोटी छोटी आंखों की झलकियां भी थीं। यही था शेप शिफ्टर, जो रेवंस का रूप धारण कर सकता था। शेप शिफ्टर ने हमला किया पर उसे इनविजिबल दीवार से टकराकर रुकना पड़ा। कॉलिन ने जमीन में अपनी तलवार गाड़ी और अपनी दूसरी तलवार निकाली। इलाका चमक उठा, जैसे कोई लेजेंडरी डॉन उतर आया हो। अनगिनत बीम्स ऑफ लाइट ने शैडो और रेवंस को नीचे से ऊपर तक निगल लिया। कैंप के एंट्रेंस पर शेपर्ड लविया के पीछे एक इल्यूजरी नाइट दिखाई दिया। सिल्वर आर्मर में 5 मीटर से भी ऊंचा, उसकी आंखों में डार्क रेड आग जली और उसने एक ही बार में सैकड़ों मीटर की दूरी पार कर ली। तेज सिल्वर लाइट की किरणें चारों ओर फट पड़ीं और छिपे हुए मॉन्स्टर्स को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया। यहां तक कि शेप शिफ्टर ने, जिसने डेमन हंटर की लीथल स्ट्राइक से बचने की कोशिश की थी, वो एक बार फिर ट्रू बॉडी बदल पाया, पर फिर भी डॉन की प्योर ब्राइट लाइट ने एक बड़े इलाके को डुबो दिया। जब डॉन की रोशनी फीकी पड़ी, कॉलिन ब्राउन कोट में 2 तलवारें हाथों में लेकर वहां खड़ा था। उसने जमीन पर इकट्ठा हुए छोटे छोटे पॉइंट्स ऑफ लाइट को देखा। ब्लैक रेड ब्लड, जो ज्यादातर इवेपोरेट हो चुकी थी, धीरे धीरे जमा होने लगी। सक्सेस! डेरिक आनंद से चौंका और तुरंत वो ब्लैक स्क्वायर बॉक्स स्पिरिचुअलिटी की दीवार लगा के सील कर दिया। कॉलिन ने फौरन 2 तलवारें जमीन में घोंपी, 3 एम्प्टी मेटल बॉटल्स निकालीं और जमीन पर पड़े ब्लड से उन्हें भर लिया। उसने लवी और बाकियों से कहा, मुझे शेप शिफ्टर के छोड़े हुए इंग्रेडिएंट्स का यूज करना है। मैं इन्हें सीधे एक्सचेंज करना चाहूंगा। सिटी ऑफ सिल्वर में आमतौर पर 2 तरीके होते थे ऐसी एक्सपेडिशन लूट को हैंडल करने के। पहला, लाकर सिटी को दे देना और करेस्पॉन्डिंग कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स लेना। दूसरा, अगर लूट खास ना हो और एक्सपेडिशन के किसी मेंबर को पसंद आ जाए तो वो सीधे इक्विवेलेंट आइटम या कंट्रीब्यूशन पॉइंट से ट्रेड कर सकता था। लेजेर और गोनलोन ने एक जोर में कहा, कोई आपत्ति नहीं है। लविया ने मुंह नहीं खोला, पर उसकी टैसिट कंसेंट दिखी। इल्यूजरी सिल्वर आर्मर्ड नाइट लौट आया और लविया ने ठंडी नजर से डेरिक के पास बॉनफायर की तरफ देखा। दूसरी तरफ ईस्ट बैलम के रेड ग्लव्स के टेम्पररी ऑफिस में सुएस ने टीम को सर्वे कर कहा, हेर एक्सेलेंसी, गॉडेस आई ने आदेश दिया है कि हम लोकल और सराउंडिंग सिटीज में हंटर पाथवे के इंग्रेडिएंट्स की बिक्री और उसी पाथवे के बियॉन्डर्स के डिसअपियरेंसेस और डेथ्स की जांच करें। उसने डेली के डेथ्स को सपोर्ट किया और 29 स्पाइस की मौतों से ये संभव है कि ये हंटर पाथवे का ईवल स्पिरिट हो। पर हमें किसी भी एनॉमली को इग्नोर नहीं करना है, ये सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी है। और एक बात, हमें बस इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है और बाकी छोड़ देना है। हम आगे इन्वेस्टिगेशन में गहराई नहीं करेंगे। ये हर एक्सीलेंसी गॉडेस आई का आदेश है, समझे? यस, सिंडी और बाकियों ने जवाब दिया। सुएस ने लेनार्ड और डेली को देखा और बोला, मूव आउट। चैप्टर 940, एक स्टोरी। लोकल नाइट हॉक्स के बेस से निकलते ही, जो बाहर से एक प्राइवेट डिटेक्टिव ऑफिस जैसा छिपा हुआ था, लेनार्ड ने उस औरत की तरफ देखा जिसने कहा था कि वो उसके साथ टीम बनाएगी। डेली सिमोन अपनी स्पिरिट मीडियम की काली रोब में हुड ऊपर खींचे हुए शांति से उसके पास चलने लगी। कहां से शुरू करें, कोई सुझाव? लेनर्ड ने पूछा, एक तरह की हल्की बेचैनी के साथ। डेली ने उसे एक नजर से तौलकर कहा, यह वही मौका है जब एक जेंटलमैन की डिसाइसिवनेस और स्टाइल दिखनी चाहिए। लेनर्ड ने अपने लाल ग्लव पहने बाएं हाथ की ओर देखा, फिर ठहर कर बोला, अगर हम कैप्टन सोस्ट के निर्देशों के मुताबिक चलें तो क्लूज मिल सकते हैं, पर यह जरूरी नहीं कि वे हमारे काम के सबसे प्रभावी तरीके हों। मुझे लगता है हर एक्सीलेंसी गॉडेसेस आई जानती हैं कि वो क्या कर रही है। वो हमें कुछ करने को दे रही है ताकि इंस जैंगविल को कंफ्यूज किया जा सके। डेली का चेहरा गंभीर हो गया। क्यों कहते हो तुम ऐसा? लेनर्ड ने धीमी भारी आवाज में कहा, जितना मैं जानता हूं 008 की यह खासियत है, वंस यू नो इट, इट विल ऑल्सो नो यू। हमें इसके परसेप्शन के पेरिफेरल में खेलते हुए प्रभावित नहीं होना चाहिए। हम इसका असली नाम नहीं जानते, बस कोड नेम यूज करते हैं। पर रेड ग्लव्स की तरफ से जब हमने बार बार इन सैंगविल के बारे में चर्चा की, मुझे लगता है कि 008 ने हमारी गतिविधियां पकड़ ली हैं।
इसका मतलब इंस को भी पता चल गया होगा कि उसकी स्टेट पर नजर है और वो कोइंसिडेंसेस रचाकर हमसे बचने की कोशिश करेगा। डेली ने इंस के बारे में बाकी जानकारी याद करके सिर हिलाया। सोस्ट ने भी इसे शुरुआत में हिंट किया था, पर तुमने इसे साफ साफ कहा। यह बैकवर्ड इन्फ्रेंस की तरह है, फेलियर के रिजल्ट से निकला हुआ। इसलिए गॉडेसेस आई ने हमें लगे हाथ हंटर पाथवे के बियॉन्डर्स और इंग्रेडिएंट्स की जांच करने को कहा, और साथ में कुछ आइटम प्रिपरेशंस करवाकर एक ट्रैप भी बिछाया गया हो, ताकि जब ईवल स्पिरिट कंट्रोल पाए तो हम उसे पकड़ सकें। लेनर्ड में चलते हुए कहा, शायद, पर मैं शक करता हूं कि 008 इसे अनजान रहने देगा। दूसरी तरफ एक खास कमरे में एक पीला हाथ नोटबुक के पहले पन्ने पर गया और फिर एक एक करके पन्ने पलटे गए। पन्नियों पर किसी तरह की तेज व्यवस्थित हस्तलिपि में बातें लिखी जा रही थीं, जैसे कोई कहानी, जैसे कोई योजना। बैंसी हार्बर छोड़ने के बाद सोरोन इयानहॉन मेडिसी ने जो ऑब्जेक्ट पाया, उसने इन जैंगविल के मनोभाव बदल दिए। कई बार संघर्ष और प्रतिरोध के बाद उन्होंने एक समझौता किया, एक लिमिटेड कॉपरेशन, ताकि दोनों अपने अपने उद्देश्य पूरा कर सकें। रेड प्रीस्ट पाथवे के एक ईवल स्पिरिट के लिए ऐसा प्रॉमिस भरोसेमंद नहीं होता, पर इंस के पास कोई विकल्प नहीं था। इंस बार बार इंटिस के कॉलोनीज के पास गया, हंटर पाथवे के बियॉन्डर्स को हंट किया, फिर जैसे ही खतरा आया वो फिर संभल गया और गायब हो गया। ये पैटर्न बार बार दिखा। जब एक ही तरह की कोइंसिडेंस कई बार सामने आए तो ये कोइंसिडेंस से ज्यादा किसी किस्म का नियम जैसा दिखने लगा। इंस ने बार्ड और वॉरियर पाथवे के इंग्रेडिएंट्स भी खरीदे। यहाँ छुपाने का तरीका था ताकि लोग ये न समझ पाएं कि हंटर पाथवे के इंग्रेडिएंट्स उसके द्वारा खोजे जा रहे हैं। बार्ड और वॉरियर पाथवेज में डेड को रेजिस्ट करने और इविल स्पिरिट्स को एक्सोसाइज करने की क्षमता होती है। स्मार्ट मूव। आयरन एंड ब्लड क्रॉस ऑर्डर के टोनी डाउन ने इंस पर नजर रखी और खुद ही उसे पकड़ने की कोशिश की, और उसी समय इंस ने भी अपनी चाल चली। वे पॉइंट आइलैंड पर वो किसी ऑब्जर्वेशन को महसूस कर रहा था, पर उसने इसे टॉलरेट इसलिए किया क्योंकि वही डेवलपमेंट उसका फायदा था। इंस ने नोमिनस एपिस्कोपिएट के पैलन के टैक्सीबिलियस से मिलकर एक्सोसाइज की मदद मांगी, पर असली मकसद अलग था। इंस ने योजना बनाई थी कि पहले सोरोन को सेटिस्फाई करेगा, हाई लेवल हंटर कैरेक्टरिस्टिक्स देकर, फिर डेली और लेनर्ड को एलिमिनेट करके चर्च को धोखा देगा। नोटबुक की पन्नियां कुछ और लिखकर रोकी गईं, और फिर एक पीला सा हाथ अचानक एक क्विब पकड़कर आखिरी वाक्य जोड़ता है, टुडे एवरीथिंग विल गो स्मूथली। दूसरी तरफ वेस्ट बैलम नॉर्थ स्टेट कुकावा सिटी। डैनेट्स में एंडरसन तेज चाल से शहर की गली में चल रहे थे। एंडरसन ने बोला, तुम्हारी इन्वेस्टिगेशंस खत्म नहीं हुई क्या? डैनेट्स ने कहा, जल्दी हो जाएगा। एंडरसन ने एक मैप और कुछ इन्फॉर्मेशन की स्टैक निकाली और हंसा। मैंने एक एंशिएंट मॉजिलियम का रफ लोकेशन निकाल लिया है। यहाँ डेथ को कोई अंत नहीं माना जाता, ये एक नई शुरुआत है, इसलिए वहाँ बहुत सारी बरियल आइटम्स मिलेंगी। डैनेट्स चौंक गया। तुम डुटेनीज में प्रोफिशिएंट नहीं हो, फिर ये इन्फॉर्मेशन कैसे मिली? एंडरसन ने अपने ब्लैक ग्लव्ड हैंड की उंगलियां फैलाई और हंसकर कहा, मैं प्रोफिशिएंट नहीं हूं, पर टेम्पररी मैं उनकी लैंग्वेज चुरा लेता हूं जब तक मुझे इन्फॉर्मेशन मिल ना जाए। डैनेट्स ने दांत पीसकर बोला, ऐसा ही समझा था कि तुम्हारे पास कुछ ट्रिक्स होंगी। वो स्ट्रीट की दिशा में तेज चला गया। गुड बाय। एंडरसन ने मुस्कुराकर उसे देखा। तभी दोनों ने एक शख्स आते हुए देखा, क्लासिक क्विल हाथ में, काले क्लर्जी के वस्त्र, डार्क ब्लॉन्ड बाल और एक आंख नियरली ब्लैक ब्लू, दूसरी में सूक्ष्म वेड वेसल्स। वो मध्य आयु का शख्स एंडरसन और डैनेट्स की तरफ बढ़ रहा था। एंडरसन ने उसे नहीं पहचाना, पर उसके शरीर ने अचानक सिहरन महसूस की, जैसे किसी पुराने शत्रु की मौजूदगी का संकेत। वार्निंग साइंस उसके दिमाग में चमके और उसकी प्यूपिल्स फैल गईं। फिर एक नरम गुनगुनाहट सी आवाज उसके कान के पास आई, डोंट बी नर्वस। एंडरसन ने उल्टे सर के साथ देखा। किसी ने अचानक उसके बगल में मटेरियलाइज कर लिया, पर वहां पहले कोई नहीं दिखा था। ये शख्स एक सादा सफेद रोब पहने हुए था। आधा सोना जैसा दाढ़ी ने आधा चेहरा ढांका हुआ था। उसकी आंखें बच्चे किसी साफ थीं, एक तरह का जीनियल रिजर्व्ड अंदाज। वो क्विल को देखकर थोड़ा मुस्कुराया और फिर अपनी दाहिनी हथेली से 4 बिंदु हवा में जेस्चर किया, और उन 4 बिंदुओं के बीच एक छोटी चांदी की क्रॉस टंगी नजर आई। एंडरसन की सांस थम गई। एक नई घटना की शुरुआत अब आंखों के सामने थी। एंडरसन ने उस क्लॉग्ड प्रीस्ट को देखते ही कुछ पल के लिए सब कुछ खोसा दिया। फिर अचानक उसके मन की बेड़ियां टूटने लगीं। 2 महीनों की दबी हुई यादें एक एक कर सामने आने लगीं। बायम में जो कुछ हुआ था, जो मिशन डेमीगॉड ने दिया था, सब उसके सामने झलक उठा। वो याद कर पाया कि कैसे उसे डेमीगॉड के निर्देश पर सीक्रेट जगह ले जाया गया था, कैसे उसे एक एंशिएंट कॉफिन के अंदर रखा गया, बियॉन्डर इंग्रेडिएंट्स और एक अजीब मिश्रित ब्लड वाले लिक्विड के बीच में। 1 महीने तक वो करोसिव ट्रीटमेंट सहता रहा, और फिर उसके अंदर एक डार्क रेड क्रिस्टलस बन गया। उसके उस समय की यादें सील कर दी गईं और उसे वेस्ट बालम भेज दिया गया, जिसका मतलब था कि उसका मिशन अभी पूरा नहीं हुआ था। जो कुछ भी अभी तक हुआ था, वे सब सिर्फ प्रिपरेशंस थे।
एंडरसन को यह भी याद आया कि जब वो स्ट्रीट पर हारमोनिका बजा रहा था, होटल में चेक इन कर रहा था, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन चार्म्स चर्च ऑफ नॉलेज के प्रीचर से ले रहा था, वो हमेशा उसी जीनियल प्रीस्ट को अपने पास पाता था। वो कभी भी इस आदमी को ध्यान से नहीं देख पाया था। डेनेट्स के अलावा कोई भी उस प्रीस्ट को नोटिस नहीं कर पाया था। ऐसा लग रहा था जैसे वो अदृश्य था। उस रियलाइजेशन ने एंडरसन के शरीर में एक ठंडी दहशत भर दी। उसका स्पाइन सिहर उठा। वो ऑलमोस्ट पागल होने जैसा महसूस करने लगा। दूसरी ओर डेनिस ने पास जाके एंशिएंट हर्मीस में सॉफ्टली चैंट किया, द फूल दैट डजंट बिलोंग टू दिस एरा, द मिस्टीरियस रूलर अबव द ग्रे फॉग, द किंग ऑफ येलो एंड ब्लैक हु वील्ड्स गुड लक। कुछ दिन पहले उसे मिस्टर फूल का रेवलेशन मिला था ताकि वो एंडरसन के पास रहकर तुरंत प्रार्थना कर सके अगर कोई अनोमली हो। उसने ग्रोसेल की बियॉन्डर मेड बॉक्सिंग ग्लव पहन रखी थी ताकि वो बिना सोचे तुरंत प्रतिक्रिया दे सके। इसी बीच इन जैंगविल ने प्रीस्ट की तरफ देखा, वो साधारण सफेद रोब वाले को। उसके मुंह में एक क्रोधित स्वर उठा, एडम। पर जैसे ही उसने नाम पूरा करने की कोशिश की, प्रीस्ट ने आंखें खोलीं और उसकी लाइट कलर्ड आंखें सुनहरी हो गईं। तभी चारों ओर पिच ब्लैक स्टोन कॉलम्स उठ खड़े हुए और एक मैजेस्टिक कॉप्स कैथीड्रल बन गया। कॉलम्स और डोम्स में अलग अलग रेसेस की हड्डियां जड़ी थीं, जैसे वे हर कॉलम के आंखों से इंस को घूर रही हों। बीच में एक क्रॉस था, 100 मीटर से भी ऊंचा। वो कैथीड्रल घोर पवित्रता से भरा हुआ था, भले ही वो कॉप्सिस से निर्मित था। इन अनएक्सपेक्टेड दृश्यों में इंस के क्विल ने उसकी ब्लैक रोब पर तीव्र गति से शब्द लिखे, Anderson Hood is German Sparrow's friend. Ouroboros had taken notice of him, and due to various unknown reasons, Ouroboros's appearance here was a development that adhered to logic. जैसे ही क्विल ने फुल स्टॉप लगाया, कलर्ड विंडोज से लाइट बीम्स निकले और स्टैग्ड इल्यूजरी प्योर फेदर्स बन गए। उन पर एक लंबा सिल्वर हेड फिगर जेन्यूफ्लेक्ट कर उठा। टेल डिवॉरर उरोबोरोस, किंग ऑफ एंजल्स, प्रकट हुआ। उसके पीछे एक सांप जैसी इल्यूजरी रिवर थी, हेड कनेक्टेड टू टेल। पर तभी वो कॉप्स कैथीड्रल अचानक से इनकम्प्लीट सा रह गया। एक विशाल क्रॉस ऊपर से गिरता हुआ कैथीड्रल को चीरता हुआ नीचे जा लगा। असीम प्रकाश निकला जिसने उरोबोरोस और इन जैंगविल को डुबो दिया। सब कुछ वापस उसी बाउंड्री पर आ गया जहां स्क्वायर और लोग पहले खड़े थे। एक तरह का रियलिटी शिफ्ट। दूसरी ओर क्लाइन अपने होटल में था। बोरियत में वो खड़ा हुआ, खिड़की की ओर गया और स्क्वायर की तरफ देखा। वहां कॉफिन आते जाते थे, फाउंटेन की आवाज थी, मेलोडी बज रही थी, सब कुछ सीमली नॉर्मल। पर एंडरसन जेनुफ्लेक्ट कर रहा था और डेनेट्स दहशत में आंखें बंद करके प्रार्थना कर रहा था। क्लाइन ने अपनी पहले से बनाई योजना के अनुसार काम किया। ऊपर ग्रे फॉग में उसने विनर एंजो को टेलीग्राफ ऑफिस में भेजा, जैसा कि उसने डेनेट्स को रहने को कहा था। फिर उसने एडवेंचरर्स हारमोनिका बजाई। रिनेट टिनिकेरे वॉइड से आई, 4 ब्लॉन्ड रेड आइज के साथ, और क्लाइन ने पहले से लिखा हुआ लेटर और एक गोल्ड कॉइन दिया। ये सब वैसे ही हुआ जैसे क्लाइन ने ऊपर से प्लान किया था। वो बस रियल वर्ल्ड में एक मैरिनेट की तरह एक्ट कर रहा था और ऊपर फॉग में कॉजिटेशन से ध्यान बटा रखा था। विनर एंजो ने टेलीग्राफ पर टेलीग्राम सबमिट किया। वेस्ट बालम, नॉर्दर्न स्टेट, कोकावा, इन जैंगविल हैज अपीयर्ड। मैसेज तेजी से फैल गया और चर्च ऑफ एवरनाइट के मुख्य ठिकानों तक पहुंचा। दूसरी ओर ईस्ट बालम में लेनर्ड और डाली कैथीड्रल के पास थे। डाली ने लेनर्ड से पूछा, तुम हमेशा कैथीड्रल के इर्द गिर्द एक्टिव क्यों रहते हो? आगे जाके इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं करते? लेनर्ड ने कहा, अवेटिंग न्यूज। डाली चुप रही। ऐसा लग रहा था कि वो भी किसी चीज का इंतजार कर रही थी। तभी लेनर्ड की स्पिरिचुअल परसेप्शन डिटेक्ट हुई। एक लेटर किसी तरह गैस स्ट्रीट लैंप के नीचे आ गिरा। उसने उसे उठाया और खोला। एक साधारण लाइन थी, वेस्ट बालम, नॉर्दर्न स्टेट, कोकावा, रिवाइवल स्क्वायर, कोऑर्डिनेट्स। लेनर्ड का चेहरा गंभीर हो गया। उसने डाली से कहा, मैम प्लीज हेल्प मी टू कवर माई ट्रैक्स। लेनर्ड के लेफ्ट ग्लव ने ट्रांसपेरेंसी ली और उसने फेट साइफन चार्म अपनी जेब में छिपा लिया। डाली ने गंभीर होकर कहा, ब्रिंग मी अलोंग। बैक देन आई मैनेज टू एटलीस्ट फाइट, बट आई डिडंट हैव द टाइम टू डू एनीथिंग। लेनर्ड कुछ देर स्टन्ड रहा, फिर डाली का शोल्डर पकड़ा और दोनों गायब हो गए इनर स्ट्रीट्स से। दूसरी ओर क्लाइन मिस्टर मैसेंजर के वापस जाने के बाद 4 काउंटर क्लॉकवाइज कदम चले और ऊपर ग्रे फॉग में बैठे द फूल की हाईबैक चेयर पर उसने टायरेंट कार्ड, सी गॉड सेप्टर और एक सिल्वर ग्रे चार्म निभाया। तुरंत उसकी परछाई में पेपर टियारे और पेपर रोब आ गई, हाथ में बोन स्टेप्टर। बारिश की तरह सिल्वर लाइटनिंग के बीच उसने अपनी स्पिरिचुअलिटी उस पॉइंट ऑफ लाइट की ओर फैलाई जहां डेनिट्स था। इन शॉर्ट, अब सब कुछ मोमेंटम पे आ गया था। क्लाइन ने प्लान बैलेंस किया था, टेलीग्राम भेजा गया था और कैथीड्रल के आसपास जो घटना घट रही थी वो अब एक बड़ी डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रही थी जो लॉजिक के हिसाब से संचालित हो रही थी। दौरारी और रिवाइवल स्क्वायर में सब कुछ अचानक बदल गया था। क्लाइन ने द फूल के तौर पर अपनी स्पिरिचुअलिटी फैलाई और डेनिट्स के पास से जो पॉइंट ऑफ लाइट था वो फैलते हुए एक पूरा सीन बन गया
डैनिट्स शैडो क्लॉक ओढ़े सिर झुकाकर पुरानी हर्मीज में द फूल का ऑनरिफिक नाम जप रहा था। क्लाइन ने उसी प्रार्थना से अपने देखने का दायरा बढ़ाया और इंस ज़ैंगविल की तलाश शुरू की। ग्रे फॉग के पार जो दिखा वो पहले जैसा नहीं था। स्क्वायर के बीचों बीच एक काला कॉप्स एम्बेडेड कैथीड्रल उभरा था। बाहर से अंधेरा दिखता था, भीतर कोई हलचल नहीं। क्लाइन ने डैनिट्स के कान में धीमे से कहा, एरिया छोड़ो, कहीं छुपने की जगह ढूंढो। वो पीपल तैयारा और काले रोब्स में था। बोन सेप्टर के नीले रत्न टिमटिमाने लगे। तभी रिवाइवल स्क्वायर में तेज हवा उठी। अचानक की तूफानी लहर ने वहां मौजूद लोगों को छिपने को मजबूर किया। एंडरसन, जो पहले स्तब्ध दिख रहा था, बचते हुए वहां से भागा। कुछ ही सेकंड्स में स्क्वायर बिल्कुल शांत हो गया। हवा से लोगों को उड़ने जैसा एहसास हुआ था। फिर कॉप्स कैथीड्रल की खिड़की से एक लौ फूटी, धीरे धीरे तीव्र हुई और चकाचौंध कर देने वाली। रंगीन कांच टूटा और एक चमकती हुई सफेद नीली रोशनी मीटियोर एक तरह बाहर निकलकर जम गई। और उसी धुएं सी चमक में इंस ज़ैंगविल जाहिर हुआ। वो काले क्लर्क के वस्त्र में एक गहरा नीला आंख और एक ब्लड वेसल्ड आंख लिए आया। उसने कलम उठाई और घमंड से बोला, अगर तू मेरी बात मान लेता तो ये सब नहीं होता। मैं रोज रिडेम्पशन में छिपकर सर्पेंट के साथ मिल गया होता। आज हम एडम को हंट कर रहे होते, ना कि वो हमें। कलम ने उसके वस्त्र पर कुछ और शब्द लिखे, जैसे उसका इनर मोनोलॉग उसी लिपि में बाहर निकल रहा हो। पर अगले लम्हे सीन बदल गया। इंस ने देखा कि सामने पत्थर की सीढ़ियां ऊपर चढ़ती थीं और ऊपर एक विशाल क्रॉस और घूमते हुए एंजल्स थे। आसमान में एक चमकदार सिल्वर लाइटनिंग टूटी और इंस पर गिरी। उसका रूप धुंधला हुआ, स्पिरिट की तरह, और बिजली ने उसे चीर दिया। वो अपनी रूह की तरह की स्थिति बदलकर फटकर बाहर निकल पड़ा, भागने के लिए। क्लाइन ने जब उस आग को राइज होते देखा तो एक हल्की मुस्कान दी। यादें बिखर गईं, उसका चौंचला हुआ दिल, लेदर बूट्स, डन स्मिथ की मुस्कान, ब्लैकथॉर्न सिक्योरिटी की तबाही। वो चुपचाप प्राचीन हर्मीज में बोला, मिस फॉर्चून, और अपने दाहिने हाथ की सिल्वर ग्रे चाम से गहरा काला प्रकाश फेंका। ये थी स्नेक ऑफ फेट के ब्लड से बनी हुई एक मिस फॉर्चून चाम, एवर नाइट गॉडेस को प्रार्थना करके बनाई गई। ये क्लाइन का वेंजेंस एरो था, एक डीएटीज कर्स। दौरारी और इंस जैसे ही रिवाइवल स्क्वायर में लौटा, एक काला सा बीम आकर आसमान को ढकने लगा। सब कुछ एक झटके में काला हो गया, फिर सामान्य वापस आया। पर इंस ने खतरे की खुशबू सूंघ ली। तुरंत उसने लेफ्ट पाम बढ़ाया ताकि ईविल स्पिरिट की मदद लेकर स्पिरिट वर्ल्ड ट्रवर्सल करके भाग सके। पर आसपास की चीजें, फूल, फाउंटेन, काले टाइल, उनका रंग सैचुरेटेड नहीं हो रहा था। इंस की स्पिरिट वर्ल्ड ट्रवर्सल काम नहीं कर रही थी। उसका आंतरिक ईविल स्पिरिट तल्ख बलाई में उलझा हुआ था। इसका मतलब वो उसे ताकत नहीं दे रहा था। इंस के चेहरे पर ठिठकन आई। उसने तुरंत समझ लिया कि ये एवर नाइट गॉडेस की मिसफॉर्च्यून अथॉरिटी की छाप थी। इसी बीच उसकी अंदर की आवाजें गूंजी। सॉरन आइनहॉर्न मेडिची और दूसरे के बीच झगड़ा। किसी ने कहा, अगर तुमने मेरी सलाह ली होती, और दूसरे ने चिल्लाया, मैं मर जाऊंगा पर ट्रू क्रिएटर पर यकीन नहीं करूंगा। बहस तेज हो रही थी और वही इंटरनल डिसोसिएशन अब उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई थी। इंस ने आसपास की स्पिरिट से मदद मांगने की कोशिश की, पर कोई भी स्पिरिट आसपास मौजूद नहीं था। वो तड़पता हुआ एक एग्जिट की तरफ भागा। तभी एक आकृति छिपे कोने से निकली। मिश्रित रक्षी, लोअन बलाम पेरेंट्स वाला, धीमा सा चेहरे वाला एक आदमी, रैपियर कमर पर। ये एडमिरल हेल लडवेल की एक मैरियोनेट थी, बिना अपनी इच्छा के एक्ट करने वाला। क्लाइन ने डीएटी स्कर्स फेंकने के बाद प्लान के मुताबिक रियल वर्ल्ड में एंजो को एक कोने में भेजा और एडमिरल हेल को एक सिक्लूडेड स्पॉट पर इंस से मुकाबला करवाया। लडवेल ने अपना हाथ बढ़ाया। उसकी आंतरिक शक्ति इनकॉर्पोरियल बनकर आगे बढ़ी। ये वो अंडरवर्ल्ड डिराइव्ड पावर थी जो दूसरे के स्पिरिट बॉडी को रिमोटली खींच सकती थी। लडवेल के हाथ से ऊपर इंस का ही एक हिस्सेदार रूप उठने लगा, पर इंस गेटकीपर था और उसने एक इल्यूजनरी ब्रॉन्ज डोर की तरह की सुरक्षा बनाई और असर से वापस अपनी एस्केपिंग स्पिरिट बॉडी को खींच लिया। वो संघर्ष के बीच में था, कभी जीत की तरह, कभी हार की तरह, एक देखावटी सीसॉ। तभी अचानक दो पॉस्ट्यूमस फिगर्स लडवेल के पास प्रकट हुए। लियोनार्ड, जो काले बाल और हरी आंखों के साथ था, और डेली साइमन, जो ब्लू आई शैडो और ब्लश के साथ। टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट थी, क्योंकि दुश्मन की बैड लक अक्सर लकी अपॉर्चुनिटीज भी देती है। डेली के चेहरे पर इंस्टेंट फ्यूरी थी। उसने रैश अटैक न करके ऑब्जर्वेशन किया और फिर लडवेल के पीछे जाकर दोनों बाहें फैलाईं। एक ब्रॉन्ज गेट अंडरवर्ल्ड की तरफ खुलता, नीचे से डिसेंड हुआ और एक भयानक सक्शन खींचने लगी। ऊपर इंस के शरीर से हटकर जो स्पिरिट निकला वो ट्रांसलूसेंट था,
लाल बालों वाला, खूनी काले आर्मर में, डीके के निशान उसके चेहरे और माथे पर एक फ्लैग लाइक मार्क। वो मुस्कुराकर बोला, हम आज कितना अनलकी हैं, पर हम एक बार मर चुके हैं, फिर क्यों मरें? चलो चारों ओर सफाई कर दें। उसने अपने शरीर से एक इल्यूजनरी सॉर्ड निकाली, डार्क रस्टेड ब्लेड, और एक टेरिफाइंग सप्रेसिव फोर्स ने लडवल और डेली की एक्सट्रैक्शन को नियरली विफल कर दिया। ईविल स्पिरिट वापस इंस की ओर लौटने की कोशिश कर रही थी। ठीक उसी लम्हे एडमिरल हेल की वॉइस एंशंट हर्मीज में गूंजी, फेट, और जैसे ही लफ्ज निकला कुछ हुआ। छोटे छोटे हवा के तरंगे, धुएं सी लहरें और लियोनार्ड की ट्रांसपेरेंसी ग्लव चमकी, सब मिलकर उस भयानक स्पिरिट की वापसी में रुकावट डालने लगे। डैली ने अंडरवर्ल्ड गेट को संभाले रखा और लडवल ने अपनी इनकॉर्पोरेल रीच को वापस खींचा। उनकी टीम वर्क ने उस स्पिरिट को पूरी तरह लौटने से रोका। दौरारी और रिवाइवल स्क्वायर में जो तमरथाई चक्र चला था वो तेजी से बदल रहा था। क्लाइन ने ऊपर से नियंत्रण बनाए रखा। डीएटीज कर्स फंसा चुकी थी इनके भीतर के संयोगों को, और बाहर से जो भी निरीक्षण और योजना की जरूरत थी वो सब उसी समय काम कर रही थी। ये सीन एकदम सिनेमैटिक था। एक डीएटी की इंटरवेंशन, एक ईविल स्पिरिट की इंटरनल बैटल और कुछ लोगों की टाइमली बहादुरी ने मिलकर एक टकरार को जन्म दिया जो अब आगे की घटनाओं का सिलसिला शुरू कर रही थी। फेट, एक ऑकवर्ड सा शब्द हवा में गूंजा, और उसी आवाज के साथ जहां एडमिरल हेल लडविल और नाइट वॉचर इंस जैंगविल खड़े थे, वहां काले बादलों जैसा अंधेरा छा गया। ये फेट साइफन चार्म था, वही फेट साइफन चार्म जिसे क्लाइन ने पले जुरास्त से मिले वर्म्स ऑफ टाइम से बनाया था। पलटकर सोचा जाए तो यही चार्म क्लाइन की सारी चतुराई का नतीजा था। वो छिपकर खेल रहा था, पीछे से सब चला रहा था। उसने क्रीपिंग हंगर लेनर्ड मिचेल को दिया और फेट साइफन चार्म उसने अपने मैरिनेट को सौंप दिया था। और अब जिस पर ईविल स्पिरिट काबिज था वो इंस से जैंगविल से लडविल पर जा पहुंचा था। एडमिरल हेल के अंदर सौरॉन इनहोन मेडिची का खूनी काला आर्मर्ड रूप पल भर में समा गया। उसकी आंखों में सूक्ष्म रक्त नालिकाएं फैल गईं। क्लाइन होटल के भीतर शांत रहा। उसने मैरिनेट को कंट्रोल किया, न घबराया न हिला। लडविल ने अपने कपड़े फाड़े और फेस पर सोल सूदिंग मास्क चढ़ाया। दुरारी और डेली सिमोन, जो पहले से ही जबरदस्त दबाव सह रही थी, रेड एंजल की बातें सुनते ही दांत पीसकर गैप को और चौड़ा कर दिया। ब्लडी स्किनलेस आर्म्स, स्लाइमी टेंटिकल्स विद टीथ और ब्लूइश ब्लैक वाइन्स जिन पर छोटे बेबी फेसेस थे, वे डोर से बाहर निकले और लडविल को पकड़ने की कोशिश करने लगे। ये मौका लडविल के लिए था। अंडरवर्ल्ड जो उसके अंदर था वो अभी पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ था, इसलिए वो डिके के नकारात्मक प्रभाव सहते हुए घसीट कर उस वाइडन डोर गैप से कूद गया और अंडरवर्ल्ड में प्रवेश कर लिया। डेली ने तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया और ब्रॉन्ज डोर को बंद कर दिया। भारी गूंज के साथ दरवाजा बंद हुआ। एडमिरल हेल लडविल और सौरॉन एनहोन मेडिची दोनों अंडरवर्ल्ड के भीतर कैद हो गए। ये क्लाइन की योजना का एक निर्णायक कदम था, रेड एंजल ईविल स्पिरिट को जबरदस्ती इंस के शरीर से अलग कर देना। क्लाइन जानता था कि अगर रेड एंजल उस बैटलफील्ड में बना रहा तो रिवेंज बहुत घातक और अनियंत्रित हो सकती थी, खासकर जब प्रतिद्वंदी के पास एक कंस्पायरर जैसी चालबाजी हो। इसलिए उसने मैरियोनेट, एक हाई लेवल चार्म और 2 मिस्टिकल आइटम्स दाव पर लगाए, पर इस बलिदान के बदले रेड एंजल ईविल स्पिरिट को अंडरवर्ल्ड में फंसा दिया गया। एवरनाइट गॉडेस अब आर्टिफिशियल डेथ के ऊपर कुछ अधिकार रखती है। यह आसान नहीं होगा कि वही ईविल स्पिरिट फिर से जल्दी से बाहर आए। दूररी और जो मिसफॉर्चून इंस पर थी वो कंटिन्यूअस थी और डेटीज कर्स भी था। फेट साइफन चार्म केवल थोड़ी राहत दे सकता था, पूरा खाली नहीं कर सकता था। लडविल के साथ विनर एंजो की लकी इम्ब्यूमेंट ने कुछ समय के लिए उसकी एक्शन चेन को तेज कर दिया था, इसलिए क्लाइन को जल्दबाजी में ही मूव करना पड़ा। लेनर्ड के लिए यह बदलाव अचानक था, पर वो अभी लगभग 1 साल से रेड ग्लव था और सुपरनैचुरल केसेस का अंदाजा रखते हुए उसने कंफ्यूजन नहीं दिखाई। उसने अपने बाएं हाथ की ह्यूमन स्किन ग्लव को अपने टेम्पल पर दबाया और दाहिने हाथ से फेट साइफन चार्म कसकर पकड़ा। उसने एंशिएंट लैंग्वेज में बोलकर फेट की पुकार की, फेट, और एक ट्रांसपेरेंट किताब उसके बाएं हाथ के सामने कंडेंस हुई। उसके साथ ही इथीरियल चांट आया, आई केम, आई सॉ, आई रिकॉर्ड। एक पल लगा जैसे वो खुद पर गोली चलाने वाला हो। लाइटनिंग स्टॉर्म उसके चारों ओर टपका। उसने खुद को लाइटनिंग से छेद दिया, पर यह सब एक सपना था। लेनर्ड ने अचानक आंखें खोलीं। वो अपने स्पॉट पर ही खड़ा था, दाहिना हाथ फेट साइफन चार्म पकड़े। सब कुछ सपना था।
या शायद इंस ने उन्हें सोने पर मजबूर कर रखा था। वास्तव में इंस ने सौरॉन इन्होन मेडिची को पहले ही एक्सट्रैक्ट होने से पहले एक बड़ा स्केल ड्रीम बना दिया था ताकि अपने अपोनेंट्स को उसी में खींच ले। पर रेपियर वाला आदमी एडमिरल हेल उस ड्रीम से प्रभावित नहीं हुआ और उसने ड्रीम को तोड़ दिया। इसलिए लेनर्ड और डेली का प्रभाव कम हुआ। इसी बीच इंस ने क्विल ऑफ अल ज़ुहूद से अपनी बाजू पर तेजी से कुछ लिखा। इन जैंगविल वॉज इन ऑप्टिमल कंडीशन टुडे, और उसी के साथ उसका रूप बदलने लगा। उसकी आंखें इंस्टेंट काली हुईं, उसके कपड़ों पर पैटर्न फैलने लगे, 4 स्किनलेस आर्म्स फूट कर निकले, बलकहाती हुई रक्त नालियों से लथपथ, और सफेद पंखों ने उन पर एक कडाइवरिक ऑरा फैला दिया। उसके दांत लंबे हो गए, शरीर पर छोटी छोटी धुंधली सी फेसेस उभर आई। कुछ ही पल में वो नाइट वॉचर एक अजीब प्राणी बन गया। 8 तरह की टांगें और सफेद पंख। रात अचानक स्क्वायर पर उतर आई। मिट्टी के वर्म्स और फ्लोर के बैक्टीरिया धीरे धीरे सोने लगे। ये एवरनाइट और डेथ की ताकत का मिश्रण था। दूरड़ी और डेली और लेनर्ड, जो अभी अभी अपने सपनों से लौटे थे, ऑलमोस्ट नियर डेथ के हालत में थे, तभी एक तेज थंडर क्लैप हुआ। सिल्वर लाइटनिंग ने आगे गोलों सा प्रहार किया, पर प्योर डार्कनेस ने लाइटनिंग के बीच छेद निकाल दिए और सिल्वर स्वाइथ को निगलने लगा। इंस भागने लगा। उसकी 8 जैसी लेग्स तेजी से स्क्वायर से बाहर निकली। वो टारगेट लॉक नहीं कर पा रहा था। उसने 08 उठाया और भागते हुए अपने कपड़ों पर कुछ लिखना शुरू किया। An unknown existence is attracted by the combat and feels great pity for In Zangwill's experiences before deciding to help him by taking him away through the spirit world. यहीं पर तीसरे एक्ट का क्लिफ हैंगर टिका है। इंस भाग रहा है लाइटनिंग और डार्कनेस के बीच। क्लाइन ऊपर से अपनी स्ट्रैटेजी पर निर्भर, और चर्च की पॉसिबल मदद आने वाली है। चैप्टर 944 द फोर्थ एक्ट। रिवाइवल स्क्वायर पर हर चीज एकदम बदल चुकी थी। हवा में एक गमगीन भयानक ठंडक पसर आई थी। चकाचौंध सी सिल्वर लाइटनिंग भी उस अंधेरे को मिटा नहीं पा रही थी। आप दृश्य को महसूस कर सकते हैं। टेढ़े मेढ़े शैडोज, फटी पुरानी इमारतें और एक हवा जो मानो जिंदा ना हो। डोरारी और डेली सिमोन ने पहले ही महसूस कर लिया था कि कोई अनजान प्राणी स्पिरिट वर्ल्ड को पार कर रहा है और यहाँ आ रहा है। उसके अंदर एक डर उठ खड़ा हुआ, वैसा ही डर जो उसने अपनी पहली बार बियॉन्डर बनने के बाद महसूस किया था। जब वो 19 साल की थी, एक हादसे में परिवार खोया था, एक पोशन पी ली थी और वो कॉप्स कलेक्टर बन गई थी। तब से उसके अंदर एक ठंडापन बस गया था। वो कब्जे में आने जैसा महसूस करती थी। उस अजीब ठंड के खिलाफ जिंदा रहने की आखिरी ख्वाहिश ने उसे बदल दिया था। उसने मेकअप से अपने आगमन को बड़ा बैठाया, रिश्तों के खेल में जिंदगी की गर्मी तलाशने की कोशिश की। पर आज डेली ने ठान लिया था कि वो फिर से पीछे नहीं हटेगी। उसने आंखें बंद करके एक छोटी सी मेटल बॉटल निकाली, ढक्कन निकाला और लिक्विड निकला। उसकी ब्लू आई शैडो और ब्लश चमक उठी। स्किन हल्की पारदर्शी हुई। उसका हुड पीछे गया और बाल हवा में उड़ने लगे। डेली ने एंशिएंट हर्मीज में बड़ी सीधी आवाज में चांट किया, स्पिरिट वॉन्डरिंग इन द वॉइड, higher order creature that leaves one with awe, the unforeseeable creature, I shall sign a contract with you in my name. Pray that you leave this place. उसकी आवाज जैसे ही खिंची, रिवाइवल स्क्वायर के बीचों बीच खड़े 8-legged व्हाइट फेदर्ड इंसी जैंगविल के पीछे कुछ उभरा। रक्त रंजित गोला जिस पर अनगिनत आंखें झिलमिला रही थीं और भिन्न भिन्न नस्लों के हाथ फैले खड़े थे। वही तो था वो अनजान, वो विदेशी जो इनसे को अपने साथ ले जाने वाला था। पर अचानक उसने रुकावट महसूस की। वो इनसे की तरह झपटने के बजाय डेली की ओर मुड़ा। उसकी आंखों ने डेली की ओर झांका और उसकी रुचि मनुष्यों की तरफ हो गई। उसे डेली की बाहरी आकृति और उसकी शक्ति का एस्थेटिक ज्यादा भा गया। वो इनसे को छोड़कर डेली के पास आ गया। जैसे ही ये घटा, उसकी स्किन पर पिच ब्लैक स्नेक लाइक स्केल्स उभर आए। स्केल्स के बीच में सफेद पंख दिखने लगे। डेली घुटने टेके हुए, दर्द झेलते हुए भी अपनी स्पिरिट चैनलिंग पोस्चर रखती। दृश्य पर खड़ी चुप्पी में वही स्याह कलम स्वतः ही इनसे की देह पर लिखने लगी। An unknown existence descended upon Revival Square and was just about to take Inse Zangwill away. But no, it was attracted by Daily Simon. Its sense of aesthetics favored humans. It abandoned Inse. जैसे ही कलम के अक्षर घने होते गए, इनसे की आंखों में ब्लड रेड बीम्स उभर आए। उसके शरीर पर जो मिस्टीरियस सिंबल्स चमक रहे थे वे और भी तेज हो गए। वो एक झटके में घबरा गया और फिर क्विल कुछ और लिखने लगी।
Incoming, incoming, it, no, she was Renate Tiniker. No, Renate chased away all surrounding creatures in the spirit world. She glanced, looked away and left. Inse is too unlucky. जैसे ही इनसे ने ये पढ़ा, उसकी सांस अटक गई। एक विषैरी सिल्वर व्हाइट लाइटनिंग का बम टूटकर ऊपर से पड़ा। इनसे जोर से चीखा और हवा में उछल कर गिरा। उसकी पीली पिच ब्लैक आंखों में ब्लड रेड ब्लॉब्स फूट पड़े। क्रोध और पागलपन के फटते लाल दाने। उस क्षण डार्कनेस ने रिवाइवल स्क्वायर को अपने घुटने में लिपटा दिया और डेली और लेनर्ड को एक गहरी ड्रीम में खींचने लगा। पर वजनदार थंडर और लाइटनिंग की गड़गड़ाहट ने दोनों को झकझोरा और वे चौंक कर जागते रहे। लाइटनिंग ने जैसे ही ड्रीम को फाड़ा, चीजें थोड़ी सी वापस आई। इनसे जो अभी अभी मॉन्स्टर्स रूप में बदल चुका था, 8 पैरों वाला, पंखों से ढका हुआ, उसने डेली की तरफ छलांग लगाई, मानो उसे जर जर कर देना चाहता हो। पर हर बार उसके भीतर और बाहर लाइटनिंग की चोटें ने उसे रोका। बूम बूम बूम। बिजली की तेज गिरावट उसके हमलों को रोक रही थी। धीरे धीरे डेली और लेनेट को महसूस हुआ कि लाइटनिंग की फ्रीक्वेंसी घट रही है। जो भी उस लाइटनिंग को कास्ट कर रहा था, उसकी स्पिरिचुअलिटी ऑलमोस्ट ड्रेन्ड हो रही थी। इनसे ने यह महसूस किया और उसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान आई। उसने अचानक कुछ कहा, एंशिएंट फेसैक में, ऑल ऑफ यू विल डाई, और तेज रफ्तार से उन दोनों की तरफ दौड़ पड़ा। लेनेट के लिए वही पुराना ट्रॉमा लौट आया। टिंगन का वो दिन, ब्लैकथॉर्न सिक्योरिटी का बर्बाद होना, कैप्टन और क्लेन की मौत, वो सब दर्द वापस आ गया। उसकी आंखें बंद थीं, वो खुद को दोषी मानते हुए चीख रही थी, ओल्ड मैन, ओल्ड मैन। पर इस बार कोई जवाब नहीं आया। पहले ज़ोराथोस डीप स्लीप में था। कुछ पल मुरझाए और बेबस झटकों के बाद लेनर्ड ने अपनी हिम्मत जोड़ी। उसने धीमी कांपती आवाज में द फूल का जप किया, वही शब्द जो डैनेट्स ने बोला था। द फूल दैट डजंट बिलोंग टू दिस एरा, the mysterious ruler above the grey fog, the king of yellow and black, who wields good luck. और फिर जैसे ही उसने प्रेयर्स बोले, उसे इनसे का विजन दिखा। इनसे का रूप ब्लर, मोस्टली रेड लाइट, एक निशाना जिसे केवल लोकेशन से ही पहचाना जा सकता था। लेनर्ड हंसा, आंसू बहते हुए, और बिना हिचक अपनी लेफ्ट पाम स्किन ग्लव से टेम्पल पर दबाई। राइट हैंड में फेट साइफन चार्म कसकर पकड़ा और फिर बोला, फेट। एक ट्रांसलूशन किताब उसकी आंखों के सामने खुद को खुलती नजर आने लगी। इथीरियल चांट उठी, आई केम, आई सॉ, आई रिकॉर्ड। लेनर्ड ने चाम को फेंका, अपनी सारी देरी, अपनी सारी भूल चूक का बदला लेने की दहशत में, और उसी वक्त सिल्वर बोल्ट्स बरसे, जैसे उसने खुद को गोली मारने की हिम्मत कर दी। पर इस बार ये शब्द किसी कबूलियत की तरह निकले, डाई इनसे जैंगविल। ये वो क्षण था जिसे उसने कितनी बार दिमाग में खिला था, और अब वो सच होने को था। डोरारी और स्क्वेयर में हवा घूमी। लाइटनिंग ने एक आखिरी बार जल्लाद की तरह हमला किया, और कहानी आगे एक नए मुकाम पर पहुंची, जहां निर्णय लेने के लिए सिर्फ एक आवाज और एक कर्म बाकी था। आज के इस अध्याय में कहानी अपने अंत के किनारे पर है। लेनर्ड मिचेल के हाथ से जैसे ही फेट साइफन चार्म छूटा, वो हवा में गायब हो गया, कहीं अजीब तरीके से लुप्त हो गया। उसी क्षण जहां लेनर्ड और इंस जैंगविल खड़े थे, एक घना अंधेरा फैल गया। कड़ी चकाचौंध वाली सिल्वर लाइटनिंग भी उस घोर अंधेरे को चीर नहीं पा रही थी। लेनर्ड के शरीर की बाहरी सतह सुन्न सी हो गई, मानो बिजली की चोटें उस पर कूद रही हों। एक तेज चुभने वाली पीड़ा जो किसी भी पल उसके शरीर को चूर चूर कर सकती थी। पर फिर भी सचमुच कुछ हुआ। एक तेज आकाशीय बिजली लेनर्ड के ऊपर टूट पड़ी, जमीन चकनाचूर कर दी और मिट्टी को स्याह करके जला दिया। वो पल लेनर्ड के लिए अजीब था, पर उस क्षण क्लाइन ने अपनी लाइटनिंग स्टॉर्म की कास्टिंग लेनर्ड की ओर डाइवर्ट कर दी थी। यानी जो तेज तर्रार चक्र लेनर्ड पर ही गिरना था, वह अचानक इंस जैंगविल पर ही बरस गया। एक घिनौनी चीख गूंजी, क्योंकि इंस के चारों ओर जो गहरा अंधेरा था, वह सिल्वर लाइटनिंग के जाल से बच नहीं पाया। इंस खुद वो लाइटनिंग स्टॉर्म के बीच फंस गया, ठीक वैसे ही जैसा लेनर्ड को होना था। बूम! गरज के साथ बिजली का जंगल टूट पड़ा, और फिर एक और लहर फूट पड़ी। बार बार का आक्रमण हुआ, तेज और अनवरत। अंधेरे की कुछ लहरें इंस की तरफ से उठती रहीं, पर वे सिल्वर की चकाचौंध को ध्वस्त नहीं कर सकीं। कुछ ही लाइटनिंग स्टॉर्म के बाद उजाला धीमा पड़ा, और छोटी छोटी बिजली अब कमजोर होकर जमीन पर फिसलने लगीं। इंस जैंगविल वहीं खड़ा रहा, ढहकर नहीं गिरा, पर उसके माथे के ऊपर वही काली सी आंखों के चारों ओर का ब्लड रेड हैलो फट चुका था। चमकीली लाल सी लकीरें अब और गहरी थीं। उसका सिर चटक गया था, ऊपरी त्वचा काली झुलसी और एक धूसर सफेद तरल बाहर रिस रहा था। उसके चारों पैरों में से कुछ जलकर काली कुरकुरी झिल्लियां बन चुकी थीं, हल्का सा छूते ही वे गिर पड़ते।
पंख और रक्त नसियां बिखर गईं और जमीन पर बिखर गईं, पर फिर भी वह मर नहीं पाया। देवी देवताओं जैसी जन्नात को नष्ट करना आसान नहीं है। उसके भीतर की घमंड और नफरत अब और भड़की। वह खुद पर रो रहा था कि इसने भागना ही क्यों चुना, हत्या क्यों नहीं की। अगर उसने उस समय बिना हिचक के अपनी डेमीगॉड शक्तियों का पूरा टेरर दिखाया होता तो डेली और लेमेट दोनों का खात्मा हो गया था। वो खुद को कोसने लगा, डैम इट, और उसने अपना 008 का काला कलम उछाल दिया। बची हुई 4 टांगों से वो लेनेड की तरफ उछला। लेकिन लेनेड, जैसे ही वो बंधन और अंधेरे के बालों से घिरा, उसकी सोच शांत सी हो गई। वो खुद को नींद में डूबता महसूस करने लगा। तब भी उसने जिह्वा काटकर थोड़ा सा सचेत चैतन्य पाया और उसने अपने सामने ट्रांसलूसेंट किताब से एक ईथरियल चैंटिंग करवा दी। आई केम, आई सॉ, आई रिकॉर्ड। तभी जोरदार हुश के साथ एक भयानक हरिकेन इंस पर चल पड़ा। वो इल्यूजरी ब्लैक हेयर जैसे बंधनों को चीरकर लेनेट को आजाद कर गया। इंस जोर से हवा में उछला और जमीन पर गिरा। उसके शरीर पर गहरी चीरें लगीं और पेल वाइट खून झर पड़ा, पर वह फिर उठा, अभी भी जिंदा था और लक्ष्य करके एवरनाइट कवि यानी लेनेड पर हमला करने चला। अचानक लेनेड फिसल गया और जमीन पर गिर पड़ा। उठते ही उसका संतुलन गड़बड़ा गया। गेल की ताकत भी उसे ऊपर नहीं उठा सकी। इंस बुरी तरह चीखा, आई शुड हैव किल्ड यू व्हेन यू वर अनकॉन्शियस बैक इन टिंगिन सिटी, और वह लेनेड के पास टकरा गया। काले सा कैडेवरिक ऑरा फैलाकर लेनेड की ओर बढ़ा और वहीं एक गोली की धमक, एक पेल गोल्डन बुलेट अंधेरे में से चुभके और अचानक से तेज धूप की तरह उजाला फैल गया। असामान्य अंधकार गायब हो गया। टैरो कार्ड हवा में उड़े और जमीन पर अलग अलग जगह गहरे धक्कों के साथ गड़े। एक कार्ड लेनेड के सामने गिरा और उस पर लाल ज्वाला फूट पड़ी। आग के बीच से एक शख्स निकला, आधा टोपी, काले सूट में, हाथ में रिवॉल्वर, किताब सा नजर वाला, काली जुल्फ और भूरे आंखें वाला चेहरा। वही था क्लेन मोरेटी। इंस ने देखा और तुरंत गरज उठा, यू, इट्स रियली यू रियली आर स्टिल अलाइव, डाई टुगेदर विद देम। और उसने क्लाइन को हड़पने की कोशिश की, उसे ड्रीम में फंसाने के लिए, पर क्लाइन बेपरवाह सी दुनिया में खड़ा था। उसके ऊपर सी गॉड सेप्टर का असर खत्म हो चुका था और उसने ठान ली थी कि अब वो वास्तविक दुनिया में आकर आखिरी हरकतें करेगा। उसने डेथ नेल उठाया और गोली चलाई। बाम! इंस को एक और जोरदार चोट लगी। उसके माथे की दरारें और फैल गईं। क्लाइन ने कहा, दिस शॉट इज फॉर मैम डेली, और फट से उछलकर वह इंस के पास पहुंचा। इंस ने अपनी आंखों से कुछ उबेर की तरह बुरा भाग्य क्लाइंट पर डालने की कोशिश की, पर यह असर गैर कारगर था। ये शॉट लेनेड के लिए है। क्लाइन ने अपने सारे टैरो कार्डों को आग में भिगोकर एक एक करके फ्लैश करके इंस की ओर घुमा दिए। वो आराम से पीछे छिपकर रीलोडिंग कर रहा था और फिर से गोली चला दी। पेल वाइट खून इंस की एक टांग से फूट पड़ा। वो लड़खड़ा कर गिरा और संतुलन खो बैठा। क्लाइन ने अपनी ज्वलंत टैरो से खुद को आगे कूदने के लिए फ्लेमिंग जंप किया और इंस के पीछे आया। फिर गोली चलाई। अब इंस का एक और पैर उड़ गया। माथे पर और चोटें आईं। उसकी दहाड़ अब कम करके कराह में बदल गई। अंततः क्लाइन इतना पास आ गया कि डेथ नेल उसकी आंखों के सामने था। इंस के सिर पर कुछ रहस्यमयी पैटर्न और भी तेज हो रहे थे, पर क्लाइन ने बिना हिचक के ट्रिगर दबा दिया। बाम! इंस ज़ेंगविल का सिर फट गया और जैसे तरबूज फटता है उसके टुकड़े और रस चारों तरफ उछल पड़े। डेथ नेल ने उसका आखिरी नाटक पूरा कर दिया। उसकी मृत्यु का घंटा बजा दिया गया। क्लाइन ने अपने बाएं हाथ से अपनी आंखों को रगड़ा और फिर असली आंखें वापस अपने स्थान पर ले आई। उसकी भूरी रंग की आंखें थोड़ी धुंधली थीं। फिर उसने धीरे से मुस्कुराया और इंस के शव के पास से बोला, दिस शॉट इज फॉर कैप्टन। उसने इंस को आखिरी शब्द कहने का मौका तक नहीं दिया। वो नहीं जानना चाहता था कि इंस की जिंदगी में कितनी कड़वाहट और पीड़ा थी। फिर उसने एक बचा हुआ टैरो कार्ड बाहर निकाला और उसे इंस के कॉर्प्स पर फेंका। एक उल्टा हुआ द स्टार कार्ड। उसी समय एक आकृति पास आई। झुककर वो काला सा कलम उठाया। उसने सादा सफेद रोब पहना हुआ था। आधा सोना सा धाड़ी उसके चेहरे को ढक रही थी और उसके सीने पर एक चांदी का क्रॉस झुलस रहा था। वही था एडम, किंग ऑफ एंजल्स, साधारण रूप में खड़ा था। एडम ने क्लाइंट की ओर देखा और हंसते हुए बोला, अफसोस मैंने सांप को रोक न पाया। वह कलम को देखा, फिर टैरो पार्ट पर मुस्कुराया और कहा, किसी भी भाग्य का दाम सटीक ही वसूला जाता है ना। और फिर वह धीरे धीरे खिसकता हुआ उस टूटी फूटी चौराहे से चला गया, हर कदम के साथ कम होता हुआ। उसने पीछे मुड़कर कुछ शब्द गाया जैसे कोई गीत हो। Under the witness of a spectator, Klein Moretti completed a grand performance, directing a magical murder. With that, he managed to digest his potion with enough energy left to attempt an advancement before the curtains fell. दौर औरी, क्लाइन ने मार्टिनी की तरह एक फ्लेमिंग जंप करके डेली सिमोन के पास पहुंचा। वो अब लगभग टूट ही चुकी थी।
उसकी आवाज़ धीरे धीरे बोली, आई डोंट वॉन्ट टू बिकम अ मॉन्स्टर, उदास, नाजुक और डर से भरी हुई। क्लाइंट ने उसकी आंखों में देखा, उसमें अभी भी इंसानियत बची थी। ठीक है, क्लाइंट ने दुख भरी नज़र से कहा और तुरंत ही एक उपाय ढूंढना शुरू कर दिया। उसने सोचा माइनस शायद द फूल का नाम जप कर स्पिरिट बॉडी को ऊपर फॉग के पार खींच लिया जाए, पर डेली का बॉडी पहले से ही म्यूटेशन में था, वो तरीका काम नहीं करेगा। फ्लावर ऑफ ब्लड भी अब कारगर नहीं था। एकमात्र विकल्प यह था कि डेली खुद यहीं रुकने का चुनाव कर ले, पर क्लाइंट ऐसा नहीं चाहता था। डेली ने मुश्किल से एक मुस्कान दी, वो लड़ रही थी। पंख और काले स्केल्स धीरे धीरे उसके शरीर से उभर रहे थे। फिर अचानक उसने कहा, तो तुम ही जो मुझसे पूछा करते थे कि मैंने डन के साथ क्यों नहीं कन्फेस किया, क्यों नहीं उसे बेड में फेंक दिया। मैंने बीते दिनों में खुद को बहुत इंडल्ज किया, वो कंजर्वेटिव था, मैं इन्फीरियर फील करती थी। क्लाइंट ने धीरे से कहा, कैप्टन एक्चुअली लाइक्ड यू टू वेरी मच बिकॉज यू वर टू आउटस्टैंडिंग एंड यंग। ही फेल्ट इन्फीरियर एज वेल। और डेली की म्यूटेटिंग हालत धीरे धीरे सुकून मिलने लगा। वह धुंधली आंखों से अपने पुराने साथी डन को देखती है। काले ट्रेंच कोट में एक आदमी, मामूली रिसीडिंग हेयरलाइन और गहरी ग्रे आंखें, जो उसके लिए नाच के लिए हाथ फैलाता है। डेली ने अपना हाथ बढ़ाया, जैसे किसी खाली जगह को पकड़ रही हो, और डन ने उसे उठाया। लेनर्ड और क्लाइंट की निगाहों के सामने डेली का म्यूटेशन धीरे धीरे हल्का पड़ने लगा। वे सब एक नाजुक त्वरित डांस कर रहे थे। चौड़ा पानी का फुव्वारा चारों तरफ से बह रहा था और धुएं जैसी रोशनी में सब कुछ सरियल लग रहा था। एक एक करके चीजें निकलीं, गोल्डन ग्रेप वाइन्स, एक अजीब सा रबर मास्क, और क्लाइंट ने अपने हाथ से एक छोटी मेटल बॉटल में सब कुछ स्पिरिचुअलिटी के मार्गदर्शन में डाल लिया। नाचती हुई डेली ने डन की बाह में सिर रखा और क्लाइंट ने वह बॉटल उठाई, अपनी आखिरी हिम्मत जुटाई और उसे मुंह में डाल लिया। उसने उसे गटक लिया। यह पोषण था। उसने अपने आप में जो भी बंद था उसे खोलने की कोशिश की, और उसी के साथ कहानी ने अपना अंत लिखा। कुछ के लिए बदला, कुछ के लिए मुक्ति, और कुछ के लिए नई शुरुआत। चैप्टर 946, अ बेस्टोमेंट और अ कर्स। आज हम कहानी के एक और अहम मोड़ पर हैं। सुनिए, क्लाइंट ने ठंडी बर्फ जैसी पोषण कट की। वो नमनेस, वो सुनपन जो गहरे से आती है, सीधा उसकी रूह तक पहुंच गया। उसने डांस बंद कर दिया। अंधेरे रिवाइवल स्क्वायर और कुकावा सिटी के खंडहरों को ऊपर बैठा हुआ देख रहा था, और नीचे सारी भीड़ किसी अदृश्य थ्रेड से उसके साथ जुड़ी सी लग रही थी। हर पेडेस्ट्रियन, हर चाल, हर हंसी, हर गम, मानो सब उसकी डायरेक्शन पर चल रहे हों। क्लाइंट को यह एहसास पहले भी होता रहा था। वो खुद को एक डायरेक्टर की तरह महसूस कर चुका था, सबको मैरियोनेट की तरह देखकर उन्हें एक ग्रैंड परफॉर्मेंस के लिए गाइड करना। पर अब यह एहसास और गहरा था। उसने अपनी भावनाओं को अलग रखा, ठंडा, डिटैच्ड, ताकि प्ले उसे प्रभावित ना कर सके। डायरेक्टर की तरह उसने स्क्रिप्ट देखी, रियलिटी से मैच किया और तर्क से फैसले लेने लगे। फिर पोषण का असर उसके पूरे शरीर में फैलने लगा, जैसे कोई तीखा सूक्ष्म जाल हर हिस्से में फैल रहा हो। उसकी सोल बॉडी और फिजिकल बॉडी का संबंध बदल गया। वे टुकड़ों में बट गए और क्लाइंट की चीख निकली, नो! उसका मन टुकड़ों में कट गया। हर टुकड़ा अलग अलग क्लाइंट बन गया। क्लाइंट जो दर्द में है, क्लाइंट जो गरूर से भरा है, क्लाइंट जो ठंडा है, क्लाइंट जो कोमल है, क्लाइंट जो खुद को एंटरटेन कर लेता है। साथ में जाहिर हुए कुछ नाम भी, जू मिंग, शर्लॉक मोरियार्टी, गर्मिन स्पैरो, ड्वेन डांतेज। मानो उसकी पहचान के टुकड़े अलग अलग जीवों में बट गए। लियोनार्ड ने जो अभी रो रहा था, देखा कि कैप्टन डन के रूप में जो डैली को गले लगाए खड़ा था, वो फिर क्लाइंट बन गया। उसके चेहरे, गर्दन और हाथों के पेल कलर टेंडल्स बाहर निकल आए। वे चमकती ट्रांसपेरेंट मैगेट्स बनकर फड़फड़ा रहे थे। लियोनार्ड को लगा कि क्लाइंट अगले पल उन मैगेट्स में टूट जाएगा। वे इधर उधर भागेंगे। लियोनार्ड ने आंखें बंद कर ली। देखना भी मुश्किल था। वही ट्रांसपेरेंट मैगेट्स धूप में चमक रहे थे। उन पर 3 डायमेंशनल मिस्टीरियस सिंबल्स उभर रहे थे। बिजारनेस, मैडनेस, चेंज, स्ट्रेंथ, विजडम, सबका एक एब्स्ट्रैक्ट दर्शन दिखा रहा था। एक तेज ठंडी हवा चली और काली इल्यूजरी थ्रेड्स क्लाइंट के इर्द गिर्द उठने लगीं। वे टेंटिकल्स बनकर बढ़ते गए। उसकी सोल बॉडी, एस्ट्रल प्रोजेक्शन, माइंड और ईथर बॉडी के टुकड़े मैगेट्स में मिलकर अजीब नाटकीय दृश्यों में उड़ने लगे। विशाल विकृत इमारतों के बीच इल्यूजरी लोग विंड इंस्ट्रूमेंट्स बजा रहे थे, भाषण दे रहे थे, गर्जना कर रहे थे। एक बड़ा डिलीरियस थिएटर बन गया। इन टुकड़ों में अचानक फिर ताजी यादें आईं। एडम की प्रार्थना, डेथ नेल के साथ इंस का सिर उड़ाना, क्लाइंट का वो क्लाउन सा स्माइल कहना और कहना दिस शॉट इज फॉर कैप्टन, और स्पेक्टेटर एडम की बेदाग और निर्दोष नजरें, सब सब्जेक्टिव और विविड। ये सब ऐसे तरह आया कि क्लाइंट का सेंस ऑफ सेल्फ धीरे धीरे लौटा। मैं कौन हूं, ये सवाल उसके मन में तैरने लगा, और फिर उसने उत्तर खुद पाते हुए महसूस किया।
वो एक इंसान है, अर्थ का एक शख्स जिसे क्लाइन के मेमोरी फ्रेगमेंट से रिकंस्ट्रक्ट किया गया। एक नाइट हॉक का अनुभव जिसने उसे गहरा प्रभावित किया, एक प्रोटेक्टर और एक मिसरेबल व्रेच दोनों ही। धीरे धीरे कुछ अजीब सेंसरी ऑर्गन भी बनकर निकले, कोल्डनेस, कामनेस, स्पेक्टेटिंग, ऐसे नजरिए जो उसे दुनिया के और भी पेचीदा आयामों से देखने देने लगे। क्लाइन ने महसूस किया कि यह शायद गॉडहुड की शुरुआत है। उसने अपने ओरिजिनल स्पिरिट बॉडी के फ्रैगमेंट्स को काले थ्रेड से बांधा और खुद को नया रूप देकर संभाला। वो एडवांसमेंट रिचुअल एक एंकर बन गया। बिजार सॉर्सरर जैसे जो सोल बॉडी फ्रैगमेंटेशन से गुजरते हैं, उन्हें जल्दी ही ऐसा एंकर चाहिए होता है, पर यह फेथ से नहीं आता। ये एक ग्रैंड परफॉर्मेंस और स्पेक्टेटर के सामने होना चाहिए। एडम जैसा एक स्पेक्टेटर लाखों दर्शकों के बराबर प्रभाव ला सकता है, और क्लाइंट के सामने वही हुआ। अब उसके अंदर ज्ञान की बाढ़ आई, इतनी तीव्र कि दिमाग फटने जैसा लगा। पर उस नए गॉडहुड की वजह से वो डिटैच रहा और उस स्टेज को पार कर गया। जो मैगेट्स चेहरे और हाथों से निकले थे, वो फिर अंदर समा गए, और क्लाइन फिर वही काले बाल, भूरी आंखों वाला क्लाइन मोरेटी बनकर खड़ा हो गया। उसने डेली सिमोन को देखा, जो अभी भी उसके बाहों में आराम से पड़ी थी और धीरे धीरे ठंडी हो रही थी। उसने उसे लियोनार्ड के पास रखा। डेली अब पिच ब्लैक स्केल्स या व्हाइट फेदर से मुक्त थी। उसका चेहरा शांत था, मुंह पर हल्की मुस्कान, जैसे मीठा सपना देख रही हो। क्लाइन ने कहा, शी हैज रिटर्न टू द गॉडेस किंगडम जस्ट लाइक कैप्टन। और सच में उसने डेली को एक तरह का मानवता मरते वक्त का सम्मान दिया। उसने उसे एक मैरियोनेट बनाकर उसकी म्यूटेशन रिवर्स की, ताकि डेली एक इंसान की तरह मर सके, और फिर उसकी मिरमेड स्थिति में क्लाइन ने अपनी कंट्रोल छोड़ दी। लियोनार्ड आंसुओं के साथ हल्का सा मुस्कुराया। क्लाइन बोला, टेक मैम डेली बैक विद यू टू ईस्ट बालाम। मेक इट नोन शी डाइड फ्रॉम इंसिस अटैक एंड दैट शी मेड एक्सेप्शनल कॉन्ट्रीब्यूशंस। यू कैन यूज दिस टू लीव द रेड ग्लव्स। लियोनार्ड भारी मन से बोला, मैं यूज टू द चर्च। क्लाइन ने टोपी उतारी और नम्रता से बाय कहा, फिर इंस के शव के पास गया और एक कार्ड निकाला, चैरियट एंड अ रेड प्रीस्ट। रेड प्रीस्ट के चेहरे पर रोसेल गुस्ताव था। लियोनार्ड ने अचंभे में पूछा, आरंट यू रिटर्निंग टू द चर्च? क्लाइन ने रुककर पीठ दिखाई और कहा, आई कांट रिटर्न एनी मोर, और चला गया। लियोनार्ड बस देखता रह गया। कुछ बियॉन्डर्स रिवाइवल स्क्वायर पर उतरे। एक चर्च ऑफ एवरनाइट की पादरीनी, रेवन ब्लैक हेयर और स्टार जैसी आंखों वाली, उसने इंस की बॉडी देखी जिस पर द स्टार टैरो कार्ड पड़ा था। क्लाइन ऊपर ग्रेफ हॉक के पास रेड प्रीस्ट कार्ड को पास रखकर आंखें बंद करके कुछ पल आराम किया। अब क्लाइन को बिजार सॉर्सरर के कुछ शुरुआती फायदे समझ में आ चुके थे। वो छोटे बड़े जानवरों में बदल सकता है, स्पिरिट बॉडी में वूंड्स ट्रांसफर कर सकता है। फ्लेमिंग जंप, अब उसकी रेंज ऑलमोस्ट 1000 मीटर्स तक थी। एयर बुलेट अब नियरली कैनन जैसा ताकतवर। स्पिरिट बॉडी थ्रेड्स का इनिशियल कंट्रोल 3 सेकंड में, और कोई टारगेट 15 सेकंड में मैरिनेट बन सकता था। कंट्रोल रेंज 150 मीटर, और 1000 मीटर तक वो मैरिनेट के साथ लोकेशन स्विच कर सकता था। मतलब जितना भी उसके मैरिनेट्स जीवित रहें, किसी को पता नहीं चलेगा असली कौन है। बिजार सोल्सरर के रूप में उसकी सर्वाइवेबिलिटी बेहद ज्यादा थी। आराम के बाद क्लाइन ऊपर ग्रे फॉग के मिस्टीरियस स्पेस में गया। सीढ़ियों पर चढ़ा जो हेवन की तरफ दिख रही थी। एक एक स्टेप चढ़ते हुए उसने जायंट साइज स्टेप लिया और ग्रे क्लाउड पर कदम रखा। वहां उसकी आंखों के सामने डोर ऑफ लाइट खड़ी थी, ब्लूइश ब्लैक शिमर के साथ। हजारों स्फेरिकल लाइट्स में स्क्वायरमिंग मैगेट्स बंद थे। ऊपर थिन ब्लैक थ्रेड्स में ककून लगे थे। ट्रांसपेरेंट ककून्स में लोग सुलग रहे थे। अलग अलग जेस्चर, अलग अलग डिसेंट। किसी ने जीन्स पहने थे, कोई सेलफोन पकड़े थे। उनके आईज बंद थे, पर वो जिंदा जैसे दिख रहे थे। क्लाइन की नजर रुकी। 3 ककून खुले हुए थे, वे खाली और हवा में झूल रहे थे। क्लाइन ने सिर उठाकर उस नजारे को देखा और खामोशी में खड़ा रहा, जैसे कोई अर्थ की सड़कों पर आया हो, पर वहां कुछ और ही था। दुरारी और अगला कदम, अगला फैसला, अगला मंच, सब अभी होने बाकी थे।